नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। बाजार के लिए आज बड़ा खास दिन है। एक तो शुक्रवार है, आखिरी कारोबारी सेशन होगा, लेकिन आज पूरी तरह से नजर होगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होगी। आरबीआई गवर्नर के इस कार्यकाल की आखिरी ये पॉलिसी है, उस लिहाज से भी खास है। क्या आरबीआई गवर्नर कोई सरप्राइज देंगे रेट कट का? देखिए, उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उम्मीद थोड़ी सी कम है लेकिन डिमांड है। हालांकि ऐसा कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि शायद सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में थोड़ी सी कटौती करके थोड़ी राहत देखी आरबीआई गवर्नर लिक्विडिटी का एक पुश बाजारों को, सिस्टम को दे दें। देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। तो फोकस में पॉलिसी जरूर रहेगी और उसके चलते जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, ऑटो हो, प्रॉपर्टी हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके फोकस में आज जरूर होने चाहिए। लेकिन एक ट्रिगर आया है, वो है एफआईज के फ्रंट पर लगातार तीसरे दिन खरीदारी हुई है। तो क्या बाजार के लिए सेंटिमेंट अब बेहतर हो गया है? 5 दिन की जो खरीदारी है लगातार, क्या आज वो छठे दिन में तब्दील होगी? गिफ्ट निफ्टी ऐसे संकेत दे तो रहा है, हल्की सी ही सही। देखते हैं कि आज होता क्या है। तो सिलसिलेवार ढंग से अगले 2.5 घंटे में हम आपके लिए चर्चा करेंगे, खबरों वाले शेयर जानेंगे, रिपोर्ट्स जानेंगे और एक से बढ़ के एक ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआत कर लेते हैं 4 वो बड़े ट्रिगर्स के साथ जिन पर आज बाजार का फोकस होगा और आपके फोकस में भी वो चीजें जरूर होनी चाहिए। अमेरिकी बाजार लगातार चल रहे थे। कल हमने देखा कि तेजी पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। और ब्रेक क्या लगी है? दरअसल नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आज आने हैं अमेरिकी बाजार में। उसके पहले थोड़े से ट्रेडर्स, जो निवेशक, थोड़े से सतर्क दिख रहे हैं। बहुत ही क्रूशियल आंकड़ा है यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजन के लिहाज से। पॉलिसी आनी है 18 दिसंबर को। तो डाउ जोन्स में कल हमने 250 अंकों के आसपास की नरमी देखी है। हालांकि इंट्राडे में S&P 500 और नेस्डेक दोनों ने रिकॉर्ड बनाया है। गिफ्ट निफ्टी है 24,800 के आसपास हल्की सी तेजी दिखा रहा है। एफआईज 3 दिनों में कैश मार्केट में 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग हो गई है और अब ये लग रहा है कि शायद ये बाइंग सस्टेन करे। एफआईज के लौटने की, एफआईज रिटर्न होने की ये संभावना पूरी तरह से दिख रही है। लेकिन 10 बजे आरबीआई की एमपीसी की बैठक का फैसला आएगा। दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है, सीआरआर को लेकर नजर है। 9:45 पर ईटी नाउ स्वदेश पर आप देखिए मेगा कवरेज पॉलिसी की। उसके पहले भी हम पॉलिसी के बारे में चर्चा करते रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन लगातार हम करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाली हैं। और आखिरी चीज़ कि इंडस टावर्स पर जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट है। इंडस टावर का शेयर हमने कल चलते हुए देखा और यहाँ से और बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से। लेकिन बजाज ऑटो पर यूबीएस की सेल की रेटिंग है। ये सेल की रेटिंग क्यों है, क्या लक्ष्य है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा और जानकारी आपको शो में मिलेगी आगे। ठीक है, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नज़र पर। जी हाँ, हाल फिलहाल और ख़ास तौर से कल का सेशन देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा निफ्टी के लिए। और एकाएक अगले का जो लास्ट का जो 1 घंटा था वो बहुत रोमांचक था। ऊपरी स्तरों से किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद रिकवरी भी शानदार रही। पर कल का दिन तो गया, पर आज के लिए क्या होगी आपकी रणनीति, ये भी समझेंगे। पर आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही समझना चाहेंगे क्या कुछ ग्लोबल क्यूज फिलहाल निकल कर आ रहे हैं। कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर कहें तो यूएस के बाजारों में भी दिखी है, पर वहां पे भी कुछ मैक्रो डेटास काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो भी ग्लोबल क्यूज है ना, आज भारतीय बाजारों को शायद वो इम्पैक्ट ना करें। आज बिल्कुल प्योर डोमेस्टिक जो भी क्यूज होंगे वो बाजार के लिए क्रूशियल होंगे, चाहे एफआईज के डेटा हो या फिर आरबीआई की आगे क्रेडिट पॉलिसी हो, या फिर हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हुई है। इंफ्रा स्टॉक्स और जो भी रियल एस्टेट स्टॉक्स मुंबई बेस्ड हैं वो चले हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें बन सकती है, लेकिन चर्चा करनी है तो बता देते हैं आपको। अमेरिकी बाजारों में दरअसल तेजी हो रही थी और नए शिखर पर पहुंचने के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हमने देखी है। डाउ जोन्स करीब 250 अंक फिसला है। नेस्डेक में S&P 500 में हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है। दरअसल आज जो नंबर आएंगे नवंबर के नॉन फार्म पेरोल के, वो आंकड़े बड़े क्रूशियल हैं यूएस फेड के लिहाज से। क्योंकि अगर आंकड़े बहुत ज्यादा मजबूत आते हैं तो फिर जो जेरोम पॉवेल कह ही रहे हैं कि इकोनॉमी की स्थिति काफी मजबूत है, लेबर मार्केट भी कोई ज्यादा चिंता की स्थिति नहीं दिख रही है, तो दरों में जो कटौती की उम्मीद बढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा झटका भी लगेगा। पेस को लेके, क्वांटम को लेके थोड़ी सी निराशा हो सकती है। अगर ये नंबर कमजोर आए तो फिर से प्रेशर एक बनेगा
यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर। देखते हैं कि आंकड़े कैसे आते हैं। वैसे इकोनॉमिस्ट की जो उम्मीद है वो है नॉन फार्म पेरोल नवंबर में 2,14,000 बढ़ने की, अक्टूबर में सिर्फ 12,000 बढ़ी थी, तो वहां से तो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड की उम्मीद करके चल रहे हैं। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें, S&P 500 में और नेस्डेक में कल भी इंट्राडे में रिकॉर्ड हाइज बने हैं, लेकिन अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें, नेस्डेक इस हफ्ते करीब 2.5% चला है और उसका हमने इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में भी आईटी स्टॉक्स पर देखा है। S&P 500 में करीब 0.25% की तेजी रही है, डाउ जोन्स में 0.25% के आसपास की नरमी रही है। एशियाई बाजारों में बात करें, हैंगसेंग में करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है। चीन के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। जापान का बाजार कमजोर है। कोरिया का बाजार जो वहां पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं उसके चलते वहां पर कमजोरी के साथ ही हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तीसरे दिन गिरा है। अन्य संकेतों में उत्पादन में बढ़ोतरी टल गई है। ओपेक प्लस की कल बहुत ही क्रूशियल मीटिंग थी और उनको ये डिसीजन लेना था कि क्या जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया था 22 लाख बैरल प्रतिदिन का, क्या उसको रिवर्स करना है, लेकिन अभी उसको जारी रखा जाएगा मार्च 2025 तक, ये डिसीजन हुआ है। हालांकि कच्चे तेल की चाल पर कोई खास असर नहीं है, $72 के आसपास की कच्चा तेल है और उसकी वजह यह है कि देखिए, एक तो चाइना से डिमांड कमजोर है और इसके अलावा यूएस से सप्लाई अच्छी है, तो वो एक नियंत्रण बना हुआ है प्राइसेस पर। $72-73 के आसपास की प्राइसेस हैं। लेकिन यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है ये नवंबर जॉब रिपोर्ट से पहले, और बॉन्ड यील्ड बढ़ के चली गई है 4.22% पर, और उसके चलते हमने देखा कि सोने पर प्रेशर आया है, भाव आ गया है $2650 के नीचे। तो मिक्स्ड क्यूज हैं अमेरिकी बाजारों से या फिर एशियाई बाजारों से, लेकिन आज बाजार शायद इन्हें बिल्कुल नहीं देखे और पूरी तरह से रेट करेगा एफआईज के नंबर पर और उसके बाद हमारी अपनी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर। तो एक बार एफआईज के नंबर्स को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल का सत्र बड़ा बढ़िया रहा है। अच्छा, देखिए, कैश में जो आंकड़े वो दिख रहे हैं वो तो दिख रहे हैं 8,500 करोड़ रुपए के, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 78,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये मान के चले कि फाइज की जो अब वापसी होनी थी अब वो तेज रफ्तार से होती हुई दिखेगी बाजार में? देखिए, काफ़ी हद तक वापसी हुई भी है। अब आप टोटल होल्डिंग्स देखेंगे तो 40s में आ चुकी है। 43% की टोटल होल्डिंग्स अभी तक की हो चुकी है। कल तक ये 38% थी। तो मैं एक एक करके आपके सामने सारे नंबर्स रखता चलता हूँ और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। ये मार्केट की दिशा को तय कर देगा काफ़ी हद तक आज का सेशन। पहले मैं जरा आपके एफआईज वाले क्वेश्चंस का ही सीधा सीधा जवाब देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो टोटल होल्डिंग से शुरू कर रहा हूँ, 43% हो गई है, ये 38% से बड़ी है। अब आप ऑलमोस्ट आधे पे आ चुके हो। आधे पे कहने का मतलब 43% पे आप ऑलमोस्ट आ चुके हो। आपको ध्यान होगा और सृष्टि को भी ध्यान होगा, हमने कई बार बीच में बात रखी है कि एफआईज के आंकड़े को पुख्ता तब मानना जब धीरे धीरे करके रिटेल अपना माल छोड़ता जाए और वही माल एफआईज के पास आता जाए। इससे पहले एफआईज पहले भी थोड़ी बहुत बाइंग कर चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं थी क्योंकि रिटेलर्स का माल छूटा नहीं था। इस बार रिटेलर्स का माल अच्छे से छूटा है। 68% से उनकी होल्डिंग्स 58% हो गई है। आई रिपीट, 61% तो कल थी, वैसे अगर आप शुरुआत से देखें तो 68% तक चले गए थे वो, तो अब वो 58% रह गए, यानी कि 60% से कम की होल्डिंग्स उनकी हो चुकी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डीआईएस की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। डीआईएस ने ऑलरेडी 44 से 48 किया हुआ था अपने आप को, तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस उनका नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी है, तो मैं बोलूँगा रिटेल का कम होना। रिटेल धीरे धीरे, इतना भी कम नहीं हुआ कि वो सिस्टम से ही बाहर हो गया, लेकिन इतना कम हो चुका है कि बड़े प्लेयर सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। इसलिए आप ये बैक टू बैक बाइंग देखते हो, इसलिए आप 300 पॉइंट का स्विंग देख रहे हो, बैक टू बैक बाइंग देख रहे हो। और यही होल्डिंग्स 4-5% का बढ़ना पहले भी बढ़ चुका था एफआईज, लेकिन ये जो मैंने आपको एक लाइन उस समय बताई थी कि जब तक रिटेल धीरे धीरे करके अपना माल छोड़ेगा नहीं और एफआईज धीरे धीरे करके माल पकड़ेगा नहीं, मार्केट के अंदर आपको नया फेज़ नहीं देखने को मिलेगा। एक और चीज़, इस सीरीज़ के शुरुआत में से अगर आप कभी, जब से अब सीरीज़ की शुरुआत हुई है, एफआईज ऑप्शंस का नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, लगातार आ रहा है। मैंने आपको कल भी नोटिस कराया था, उससे 2 दिन पहले भी नोटिस कराया था और आज भी आपको सुबह ही नोटिस मैंने कराया कि एफआईज की जो होल्डिंग्स हैं वो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर करीब 78,000 करोड़ रुपए की उन्होंने प्लस किया है। कहने का मेरे मतलब, जब कैश और फ्यूचर्स दोनों के अंदर बाइंग आ जाए तो मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से चल के आया हुआ है,
तो एक दो पक्ष हैं आपके, फर्स्ट इज़ मैक्रो डाटा, सेकंड इज़ एफआईज। तो एफआईज के पुख्ता संकेत मार्केट के अंदर आने के, टिकने के हैं। क्या और बढ़ सकते हैं? मैं आपको एक लेवल्स दे देता हूं, चलो 80% तक जा सकते हैं एफआईज, अगर इंडियन मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो 80% तक। अभी वो सिर्फ 20 से 42-43% तक आए हैं, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपनी 22% की होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो आप नियर टू ऑल टाइम आ चुके हो, नियर टू ऑल टाइम। और अगर एक 40 से सोचिए, जस्ट अपनी पोजीशंस को डबल कर दें, जो पूरी गुंजाइश है 80%, तो आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप उसका आकलन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात फिर से तय हुई कि एफआईज का रोल इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआईज का रोल इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीआईज नहीं होते तो शायद 200 दिनों की एवरेज आप नहीं बचा पाते, अगर एफआईज नहीं होते तो इतना स्मार्ट पुल बैक नहीं आ पाता। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एज एन रिटेलर, हमको अपने दोनों इन बड़े भाइयों को देखना चाहिए, हर रोज़ देखना चाहिए कि इनकी पोजीशनिंग कैसी हो रही है। और मैं आपको दो चीज़ें जो बताता हूँ, ज़रूर देखा करो, एक तो कैश और दूसरा स्टॉक्स का ऑप्शंस। मैंने आपको नियम भी बताया हुआ है, जब भी स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर कैश के अंदर बाइंग आए, तेज़ी होगी। जब भी स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग आए और कैश के अंदर बाइंग आए, सपोर्ट पक्के होंगे। जब कैश भी बिके, स्टॉक्स ऑप्शंस भी बिके, समझ लेना कि तेज़ी नहीं होगी, वापस हम सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ये एफ&ओ के जैसे ही कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमने बैक टेस्टिंग करके समझे हुए हैं, जाने हुए हैं। तो वो मैं सीधा सीधा आपके साथ, इतनी मेहनत क्या करोगे, हम ही आपके सामने वो रूल्स भी रख देते हैं। तो ये मार्केट का नज़रिया। क्या और आगे चल सकता है मार्केट? देखिए, एफआईज आ चुका है, आज काफ़ी हद तक दारोमदार मिस्टर गवर्नर पर है कि वो क्या कहते हैं। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, तो अगर मैं आपसे ये बात रखूं आपके सामने, तो देखो कल और परसों, इनफैक्ट परसों तक के डाटा, मंगलवार तक का डाटा में मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एफआईज का रुख क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सीआरआर की बात भी चले मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर सीआरआर की बात हुई है। आप एक बार पोल दिखाएंगे तो हमने भी खुद भी पोल किया, तो तुम्हें 20% लोगों का ये कहना है कि सीआरआर कट हो सकता है 0.25। आपको मालूम है ना कि सीआरआर कट तब होता है जब थोड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, लेकिन रेपो और बिना रेपो के कटौती के सीधा सीआरआर कट, सीआरआर एक नॉच और आगे होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करना होता है तब रेपो रिवर्स रेपो से छिड़खानी मत करो, तो सिस्टम में एब्जॉर्ब कर जाता है। मैं बैंक में काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है ये पॉइंट। तो इसलिए सीआरआर कट सीधा सीधा असर डालता है आपकी लिक्विडिटी पर, आपके सीधा हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ला के दे देगा, क्योंकि ये पैसा आपको जमा नहीं कराना, ये पैसा तो बैंक के पास रहेगा, बैंक आपको पैसा दे देगा, आप खर्च करो, उड़ाओ पैसा, है ना। तो ये हो सकता है 0.25% की कटौती से। और मिस्टर गवर्नर की आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पॉलिसी होगी, बाद में एक्सटेंशन हो नहीं हो मालूम नहीं, बट अभी तक का उनके टेन्योर का ही आखिरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आई होप शायद वो कुछ बड़ा भी करके जा सकते हैं और एक्साइटिंग भी करके जा सकते हैं। ध्यान रखें, जीडीपी के नंबर्स भी हैं, खाली इन्फ्लेशन आरबीआई की उसके लिस्ट के अंदर नहीं आता, जीडीपी का नंबर भी आता है। और जीडीपी का नंबर इस बार काफ़ी ख़राब आया, काफ़ी ख़तरनाक आया है। तो अगर आप जीडीपी को भी पंप नहीं करोगे तो आपके हाथ से ना निकल जाए। शायद हो सकता है आरबीआई गवर्नर इसके बारे में काफ़ी तल्लीनता से सोचे और ये फैसला भी आ सकता है। तो एफआईज और आरबीआई गवर्नर ये काफ़ी हद तक दोनों बाजार को ना केवल आपको नए हाई पे ले जाएंगे, ट्रस्ट में नए हाई से भी आगे ले जाने की इन दोनों के पास कैपेसिटी है। तो मैंने आपका एफआईज और आरबीआई गवर्नर का ये कैलकुलेशन डाल दी। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं ये सब तो डिस्काउंटेड है, मार्केट के अंदर डिस्काउंट हो गया, बाजार चल गया है, तो कृपानाथ ऐसा नहीं हुआ है। अभी ये सीआरआर कट मार्केट के अंदर डिस्काउंट नहीं है। बोले सर आपको कैसे पता, आपके कान में फूंक के जाते हैं क्या आरबीआई गवर्नर? नहीं, कान में तो फूंक के नहीं जाएंगे, लेकिन डाटा से फूंक के जरूर जाते हैं। डाटा सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या पोजीशनिंग हो रही है। ऐसे नहीं 78,000 करोड़ रुपए की पोजीशंस बन गई, ऐसे नहीं कि आप कल स्विंग मार रहे थे लेकिन फिर भी हाई पे जाके बंद हुए हैं। ये सब चीज़ समझ में आ रही है, सबको सब समझ में आ रहा है। तो इसलिए 10 बजे तक आज शांति पकड़ना, 10 बजे के बाद शायद मार्केट थोड़ा रोलर कोस्टर राइड फिर से देखे, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आज। ठीक है, थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड होगी डिम्पी। तो फिर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? देखिए 5 दिन में लगातार तेजी हो गई है और निफ्टी तकरीबन 800 पॉइंट चल गया है। तो अगर किसी को अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, क्या वो लेवल 24,500 का होगा? और दूसरा सवाल, अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो 10 बजे तक का वेट कर लें? हाँ, 10 बजे तक का ज़रूर वेट करना चाहिए। तो वैसे भी वेट करना चाहिए आपको, चाहे आप पुराने वाले हैं तब भी आप वेट करो और नए वाले हैं तब भी आप 10 बजे तक का वेट करो, क्योंकि आज 10 बजे तक के तो अधीन है बाजार मिस्टर गवर्नर के। उसके बाद जब अपनी बात रखेंगे तब मार्केट अपने रिदम में आएगा, उससे पहले तो मार्केट रिदम में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट,
अगर आप वो प्रोड्यूसर साहब वो निफ्टी वाला वो चार्ट अगर आपके पास सेव्ड हो तो अगर आप वो दिखा पाएँ तो जिसपे हमने एक बर्मुडा ट्रायंगल आपके सामने एक क्रिएट किया था, उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आया हुआ है। और ये बात हमने आपको उस समय बताई थी कि अगर ये बर्मुडा ट्रायंगल से निकल जाएगा तो मार्केट बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। कल के सेशन में फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है। आप ये सोच के देखो कि ऑलरेडी हम सीरीज़ को लाइट लेके आए हैं, इतने शॉर्ट्स कवर कर दिए आपने कि बैक टू बैक आप शॉर्ट्स को कवर कर रहे हो। और अगर शॉर्ट सिस्टम में नहीं होगा तो बाजार का चलना मुश्किल है। हो सकता है बाइंग आ जाए मार्केट के अंदर, और अगर बाइंग आई तो ट्रस्ट में 1000 पॉइंट निफ्टी के नाम पे, बैंक निफ्टी के नाम पे, और कम से कम 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के नाम पे। ये मैं उसी बर्मुडा ट्रायंगल की बात बोल रहा हूँ जो हमने आपके सामने एक बार पहले भी रखी थी। और आपको ध्यान है इसी ट्रायंगल का हमने कहा था एक बार ये हरी लाइन के ऊपर आ जाए आप फील गुड करने लगोगे, आपकी तबीयत अपने आप ठीक होने लगेगी। सृष्टि को याद होगा जब हमने बुखार वाली टेम्परेचर वाली बात बताई थी कि आप 24,400 के ऊपर आ जाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल। अब आप ठीक तो हो? बोलो कौन आदमी मार्केट के अंदर कहता है कि मंदी आने को है? एक आदमी का नाम बताइए। मैं, आप, गेस्ट, पीसीआर, डेस्क, रिपोर्टर्स, किसी के पास मंदी की कोई खबर नहीं है, क्योंकि 24,400 आते ही आपकी हालत ठीक हो गई है, आपकी स्थिति ठीक हो गई है। तो जो आप डर और शंका के माहौल से बाहर निकले हैं, ये बहुत अच्छा मार्केट ने किया है, इसलिए मैंने आपके सामने चार्ट बताया। अब मैं सिर्फ लेवल्स की बात बोलूँगा। 24,000 के ऊपर आपकी कल 24,700 के आसपास की क्लोजिंग है। 24,800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 24,800 पार करते ही फिर से आप 200 पॉइंट जोड़ेंगे तो आप 25,000 भी आज में आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, आज में आ जाएंगे आप 25,000 भी। तो 24,800 के ऊपर अगर आप थोड़ी भी पोजीशनिंग को रखते हैं तो, और अगर इस पॉलिसी में कुछ भी ठीक नहीं रहता, हर ऐसा नहीं कि सारा ही पॉलिसी के अधीन है, बट हाँ पॉलिसी इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। पॉलिसी के अंदर कुछ भी अगर ठीक नहीं रहता, मान लो नहीं आया कट CRR का, मिस्टर गवर्नर ने फिर से इन्फ्लेशन को लेकर बहुत तवज्जो दी, फिर से चिंता जाहिर की, जो मार्केट नहीं सुनना चाहता। मार्केट के, मैं सॉर्ट ऑफ बोलूँगा, थोड़ा सा सख्त वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। मार्केट के कान पक गए हैं इन्फ्लेशन सुन के। मार्केट को इन्फ्लेशन सुनना ही नहीं है। आप इन्फ्लेशन सुनाओगे बाजार उल्टा रिएक्शन देगा, आप ग्रोथ सुनाओगे बाजार तेज़ी दौड़ेगा घोड़े की तरह। तो थोड़ा ये मार्केट के ऊपर है कि मार्केट को क्या सुनना है। अब अगर वैसी सुनाने वाली बात आ गई तो बाजार वैसे रिएक्ट करेगा। ठीक, तो कुल मिला के आज की बात यही है कि 24,500 आपका सपोर्ट एरिया है, 24,600 आपका सपोर्ट एरिया है। मेरे हिसाब से अगर आज CRR कट नहीं भी होता तब भी मार्केट के पास डीप करेक्शन लेने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। 24,500 पे आके रुक जाना चाहिए अगर गिरावट आती भी है तो, और अगर पार हुआ तो 24,800, फिर 25,000 के लेवल्स भी आएंगे। ये निफ्टी का लेवल्स है। आज मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास अच्छा पैसा बना हुआ है, जो मैं कल से बता रहा हूँ आपके सामने, अच्छा पैसा बना हुआ है, तो प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। आप 30% करो, 40% करो, 50% करो। इवेंट से पहले जिन लोगों को है करने की आदत है कि प्रॉफिट बुक होना चाहिए, ज़रूर करो। इवेंट के बाद करने की आदत है, इवेंट के बाद करो, बट अपना पैसा घर ज़रूर लेके जाओ भले थोड़ा थोड़ा लेके जाओ, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा आया हुआ है। कई बार ना हमको भी खुशी होती है, आप सब तो जानते होंगे, सृष्टि अभिषेक दोनों को अच्छे से पता, हमारे पीसीआर टीम भी इस चीज़ की गवाह होगी। हमने 200 दिनों के एवरेज पे कई बार ये बात बोला, अरे भाई 20 के FIs पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? 200 दिनों की डेमा पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे मार्केट के अंदर? और आज हमें खुशी है कि आज हम 200 डेमा की तो बात ही नहीं करते, अब हम ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। खुशी इस चीज़ की है कि एक सीरीज से दूसरी सीरीज में कैसे आपका पूरा रंग का रंग बदल गया। पिछले सीरीज के अंदर आप दुखी बुझे हुए थे, इस सीरीज के अंदर ऐसा शुभ घड़ी के अंदर आपने एंटर किया है कि आपके पाँव नहीं ज़मीन पे आ रहे। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा उत्साह और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वेदना, वो कम करें और थोड़ा सा पक्का हो जाएं। मार्केट के अंदर यही भावनाएं हैं, इसी से जूझना होता है, बस और कुछ नहीं है। देखो जिन्होंने 200 दिनों के एवरेज पे प्लस किया है, आज कितना अच्छा दिन है उनके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 पे के यहाँ पर अगर मार्केट को हॉल्ट लेना हो तो 24,500 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको ज़रूर से नोट करना है। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कल वहाँ पर भी काफ़ी भारी वॉलेटिलिटी थी और आज देखिए पॉलिसी भी है, तो इसको लेकर बैंकिंग इंडेक्स और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे क्या रणनीति अपनाएं और कौन से लेवल्स वॉच आउट करें? सृष्टि, बात सच है कि मार्केट के अंदर कल वॉलेटाइल सेशन था। 12 बजे का एक सेशन था और 2:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच में एक सेशन था। 12 बजे वाले सेशन में हमने रॉकेट की तरह ऊपर गए और 2:30 से 3 वाले सेशन में रॉकेट से नीचे भी आए।
तो ये सेशन उसी समय चल रहा था जब 14.5-15 का विक्स था। विक्स वहीं का वहीं है, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ कल विक्स के अंदर। तो अभी भी ये हो सकता है, ये 400-500 पॉइंट देखेगा भी नहीं मार्केट, है ना। तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहना आज। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा लाइट भी है। देखो 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं। अमूमन 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट इस समय होने चाहिए सिस्टम में। एवरेज बताती है यह, कोई रूल नहीं है ऐसा, एवरेज बताती है कि 1,50,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। 1,45,000 खड़े हुए हैं, तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके इधर से उधर कर सकते हैं मार्केट को। कितना कर सकते हैं? 500 से 600 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आप सुबह अभिषेक जी बता रहे थे कि आप ऑल टाइम हाई से शायद 700-800 पॉइंट दूर हो आप कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 800 पॉइंट आज ही आज में गेन कर जाओ आप। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो क्या कालराज जी तो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। अगर मैं कुछ भी बोल रहा था तो आप 49,700-800 लगा के आए हैं। आपको मालूम है, आपको याद है, आपको याद है इस सीरीज के एंड में आप 49,700 थे, 50,000 भी नहीं था आपके पास। अब आप 53,500 पे खड़े हो, आप पता भी नहीं लगा। हम तो रोज काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो स्वाभाविक है भाई, हमें तो दिख ही रहा है। लेकिन कोई आदमी अगर 5 दिन की छुट्टी मना के आया तो उसको तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिख रहा होगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल तय है कि मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न आया है, तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी बिल्कुल प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी, आपने कभी एथलीट को भागते हुए देखा है? ऑन द गो पे खड़ा है। ऑन द गो मतलब बस एक क्लैप बजेगी ऐसे और शूट हो जाएगा। एथलीट वैसे ही भागता है, हाँ, तो वैसे ही भागने के लिए खड़ा है। लेकिन ये क्लैप CRR की होनी चाहिए। अगर एक क्लैप CRR की नहीं हुई तो ये भागेगा नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये साइडवेज हो सकता है, लेकिन अब इसमें उस तरह का दम नहीं है कि अब 800 पॉइंट आपको बिना CRR के कट के भी दिखा दे। तो इसको तो CRR कट लेके आओ, नया हाई ले आओ, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो CRR कट लाओ, नया हाई ले जाओ, सामने वाला मामला है। शॉर्ट वॉट करना नहीं है। आपके सामने हमने लेवल्स लिख दिए हैं। 54,000 का पहला रेजिस्टेंस है, 54,200 के बाद फिर नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। तब तक तो आप ऑल टाइम हाई की तैयारियां करने लगोगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब नए ग्राफिक्स बनाने लगेंगे, रिसर्च टीम बता देगी कितने से कितने ऊपर आए हैं, फिर तो ज़माना ही बदल जाएगा। आपके काम करने का तरीका, शैली बदल सकती है पूरी की पूरी। तो इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, अगर आज CRR कट नहीं आता तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, निराश ना होइएगा, बाज़ार चलना रुक सकता है, बाज़ार गिरेगा नहीं। लेकिन गिरेगा तो उसके पास अपनी मर्यादा है गिरने की, क्योंकि उसके पास इस पॉलिसी के अलावा भी 10 चीज़ें एंजॉय करने के लिए अभी और पे पड़ी हैं। तो ये पॉलिसी के जो हमारे आज महारथी रहेंगे, उनके तस्वीर भी हमने आपके सामने ले आए हैं। इन सब का फ़ायदा आज आपको पॉलिसीज़ के अंदर मिलेगा। 9:45 से हम लगातार इसकी कवरेज शुरू कर देंगे। पोल वोल तो और इससे जुड़ी हुई बातें हम पहले ही आपको बताने लगते ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम आपके सामने धीरे धीरे करके रखेंगे। बस ध्यान इतना रखिएगा, आया हुए पैसे को रख रखाव आपका काम है। आए हुए पैसे का कुछ पैसा तिजोरी में रखना, जेब में रखना, ये आपका काम है। ये कोई और नहीं करेगा, ना ही आपका RM करेगा, ये आपका काम है, ठीक है। बस ये इतना सोच के चलना कि मेरे पास पैसा आया हुआ है, मेरे को प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। ग्रोथ तो बाजार करेगा, आप चाहकर भी मार्केट के अंदर अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्रो के ड्रिवन हो चुका है पूरा मार्केट। आपकी अब कैलकुलेशंस ज़्यादा काम नहीं करेंगी। कुणाल परार, अक्षय P भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट पीस पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बता दूं, ये फेयर वैल्यू है 1.24 पे निफ्टी है और 1.13 पे बैंक निफ्टी है। ये महंगे नहीं हैं, ये सस्ते भी नहीं हैं। ये 1.13 का बैंक निफ्टी फेयर वैल्यू पे है। आप जो खरीद रहे हो कोई महंगा और सस्ता करके नहीं खरीदे, जो होना चाहिए वही ही है ये। और एक बस लास्ट में जाते आते पॉइंट, 2 ही शेयर F&O बैन के अंदर है। आप सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी हो आप, तो कहने का मेरे मतलब है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। लेट्स सी, अगर CRR आ जाएगा तो नया हाई बनाओगे, अगर CRR नहीं आएगा तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता, और कुछ नहीं। कुणाल परार मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कुणाल सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। आज का सेशन इंपॉर्टेंट, एक तो फ्राइडे और ऊपर से पॉलिसी। और अक्षय P भागवत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, दोनों का टाई एंड शर्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अक्षय भागवत का तो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ मेरे जैसी टाई है, रेड कलर की।
पहले कुणाल परार आपसे शुरू करते हैं, ज़रा मार्केट्स पे आपकी कैलकुलेशन, निफ्टी पे पहले बताइएगा, फिर बैंक निफ्टी पे अलग से बताइएगा, फिर हमसे शेयर क्वेश्चन हम आपसे अलग से पूछेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभ दिवस, क्योंकि एक अच्छी खासी मोमेंटम कल के दिन में देखने को मिली है डिम्पिजिम, और 200 डीएमए का बखूबी सपोर्ट लिया हुआ है। और जब भी 200 डीएमए का सपोर्ट लेता है, एक अच्छी खासी मोमेंटम वहां से हमें देखने को मिल सकती है। और जहां तक हमें याद है डिम्पी जी, आई थिंक हम 24,500 के लेवल की पहले बात भी करते थे कि अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट, तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और कल के दिन में 24,700 और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो मोटा मोटी जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आप आली चार्ट देखो ना डिम्पी जी, तो कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है, जो जिसके बेस पे यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो टेक्निकली अगर डिम्पी जी देखने जाए ना, तो जो इक्वेशंस क्रिएट हो रहा है फिलहाल वो बुलिश इंडिकेशन ही है। लेकिन अगर सेंटिमेंटल वाइज भी देखने जाए, तो कल का एक हिस्टोरिक दिन रहा है पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के लिए, तो उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूल ऐड किया है रैली में। और आज बट ऑब्वियसली आरबीआई की पॉलिसी है, तो एक उसकी इम्पैक्ट रहेगी। लेकिन मोटा मोटी अगर डिम्पी जी में बात करूँ ना, तो जो हम पहले से डिस्कशन करते आ रहे थे कि मार्केट अगर 200 डीएमए के पास और एक अच्छा खासा लेवल एवरेज करने के लिए, नई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए, तो वो अभी फिलहाल कैपिटलाइज हो रही है। और एक और बात यहाँ पे कहूंगा मैम, जो अभी आपने एक एम्फेसाइज किया एक पर्टिकुलर वर्ड को, कि घर पे प्रॉफिट लेके जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मार्केट में आपकी पोजीशन है और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं बनता, रियलाइज प्रॉफिट का ही मतलब बनता है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उसको एग्री करूंगा कि प्रॉफिट भी घर पे लेके जाना बहुत जरूरी है। 24,700 है निफ्टी, 24,500 अगर आज के दिन भी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, लाइकली चांसेस है 25,300 तक के निफ्टी के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है 24,300 का है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं डिम्पी जी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है, लाइकली चांसेस है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल पे 54,500 54,500 का लेवल है जो बैंक निफ्टी में दिखा सकता है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 52,800 का है। तो मोटा मोटी दोनों इंडेक्स में पॉजिटिविटी फिलहाल कंटिन्यू हो सकती है। पॉजिटिव नज़रिया और साथ ही लेवल्स भी बताए खनाल ने। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से उनकी आज की स्टॉक कॉल्स लेना। और अक्षय, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज के लिए आपकी स्टॉक पिक्स कौन सी हैं? सृष्टि जी, डिम्पी जी, अभिषेक जी और सभी पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी में पॉजिटिव व्यू बना रहेगा, मोमेंटम स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50% रिट्रेस कर चुके हैं ऑल टाइम हाई जो बॉटम था, और ऑल टाइम हाई का अगर आप लेवल्स देखेंगे तो 50% अब तक रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ से आगे जर्नी वन वे स्मूथ रहती है कि थोड़ा चॉपी रहती है, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, बट मार्केट ब्रेड्थ इंप्रूव होगा, ये मेरा मानना है। तो उसके चलते दो स्टॉक्स चुने हैं। पहला स्टॉक है फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डी, जो एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि काफी बिकवाली के दबाव में रहा है गए 1.5-2 महीने से स्टॉक। गए 2 दिन से आप एक्शन देखें तो 1200 के स्तर पे एक सपोर्ट बनने की कंफर्मेशन मिल रही है। कल एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न बना था। इसके चलते रिकमेंडेशन है कि आप बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 1267 और 1281। ये ट्रेड में आपको 1219 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा ट्रेड है डीएलएच, रियलिटी स्पेस से। रियलिटी स्पेस देखे आप लाइमलाइट में थी गए 2 दिन से, स्पेशली उबेर रियलिटी एक शो स्टॉपर था। इसमें अगर आप देखें डीएलएच कहीं ना कहीं अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है रैली में, और जिस तरीके का सेटअप है, ब्रॉडर सेटअप एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। 3 दिन से स्टॉक एक रेंज के दायरे में है, बट मेरा मानना है कि मोमेंटम लौटेगा, और इसके चलते आपको बाय करना है 869 और 881, ये दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 839। डॉक्टर रेड्डीज डी लेटर वाले दोष जिस पर भरोसा है अक्षय जी का। डॉक्टर रेड्डीज के लिए 1267 का टारगेट, कल भी हमने 2% के आसपास की तेजी देखी है और आज भी इसमें मोमेंटम बना रहेगा। और डीएलएफ 850 पर है, थोड़ी सी और ऊपर के आप तैयारी कर लीजिए। 2 बढ़िया दमदार शेयर आपके लिए आज ट्रेड करने के लिहाज से। डीएलएफ थोड़ा सा ना रेट सेंसिटिव स्टॉक हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देखिए इसको, आप ट्रेड कीजिएगा। हो सकता है कि 10 बजे के बाद इसकी चाल थोड़ी सी अलग हो। ठीक है, ये 2 बढ़िया शेयर हो गए। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं?
अभिषेक जी, एक ही स्टॉक है जिसके ऊपर मैं फिलहाल फोकस करूंगा, टाटा एल्क्सी। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें पिछले 2-3 दिन में देखने को मिले है। इतना ही नहीं, कल के दिन में 200 डीएमए के ऊपर भी क्लोजिंग स्टॉक ने दे दिया है। तो लाइकली चांसेस है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ से कैरी होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल जो क्लोजिंग है 7,360 का है, खरीदारी करके चलिए। 7,050 7050 का एसएल मेंटेन करके चलिएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 7595 का पहला टारगेट है, जो इमीडिएट उसका एक हर्डल भी है। और जैसे ही 7595 क्रॉस होगा, वन वे रैली में ये स्टॉक हमें 7,980 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 8 से 9% की भी मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो टाटा एल्क्सी खरीदारी करके चलने की सलाह है 7050 के एसएल के साथ। ठीक है, 7050 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा एल्क्सी को खरीदना है। कल ये भी वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल था टाटा एल्क्सी भी। 3.25% की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। 7,595 रुपए के टारगेट के साथ आपको इसमें पोजीशन लेनी है। तो ये 2 एक्सपर्ट की तरफ से 3 शेयर, लेकिन तीनों की तीनों तेजी के, बाजार के और मूड के लिहाज से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, और उसके बाद हम थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी गौरव जवलेकर जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज क्या ट्रिगर्स हैं न्यूज के लिहाज से, और खबरों वाले शेयर कौन से हैं? तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक के साथ, क्योंकि आरबीआई की तरफ से उनको अप्रूवल मिला है, ये मंजूरी मिली है उनको स्टेक डाइवेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले स्टेक डाइवेस्ट होगा कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट से, जो कि 13% स्टेक डाइवेस्ट हो सकता है। और इसके अलावा कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में से भी कंपनी स्टेक डाइवेस्ट करेगा 14.5% का। ये जो परमिशन है वो 2029 तक मिली है, जब तक कंपनी को जो है स्टेक अपना 30% तक नीचे लाना है। और इसी के चलते हुए आगे जाके कंपनी की तरफ से आईपीओ के पास जाने के लिए जो भी वेज है और या फिर जो भी प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगी। और इसके चलते हुए कैनरा बैंक पे फोकस रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं टोरेंट पावर पे, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही क्यूआईपी किया था। क्यूआईपी जो है वो सक्सेसफुली उन्होंने क्लोज किया है। इस क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस था उसके बस 3% डिस्काउंट पे ही एक डिस्कवरी प्राइस मिला है उनको 1503 रुपीज़ का। और इसके चलते हुए 3500 रुपीज़ जुटा है कंपनी ने। इसके अलावा बात करते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डिंग का। जैसे हमें पता है कि कंपनी को पहले ही 8 वेसल्स का एक ऑर्डर मिला था, और इसी के चलते हुए जो सेकंड वेसल है उसको बनाने के प्रोसीजर जो है वो कंपनी ने चालू की है। अभी अगर हम बात करें इस टोटल ऑर्डर की, तो वहां पे करीब $108 मिलियन का ये जो टोटल ऑर्डर है वो है। और इसके चलते हुए गार्डन रीच पे भी फोकस रखना काफी जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं जैगल की, क्योंकि कंपनी को 2 जगह से एग्रीमेंट साइन हुई है। सबसे पहले हिताची इंडिया के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते हुए जैगल प्रोपेल रिवॉर्ड सोल्यूशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी 1 साल के लिए। और इसके अलावा ब्लिंक कॉमर्स के साथ भी कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते हुए जोयर सोल्यूशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी 2 सालों के लिए। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक पे भी आज हमारी नजर रहेगी, क्योंकि सीसीपीए ने फिर से कंपनी के पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगा है। जैसे हमें पहले पता था कि कंपनी के पास कंप्लेंट्स गई थी कंज्यूमर्स की, और ओला इलेक्ट्रिक ने ऐसे क्लैरिफाई किया था कि जो 10,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स है उसमें से 99% कंप्लेंट्स को उन्होंने एड्रेस किया है। अभी सीसीपीए ने कहा है कि इसके ऊपर उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसके चलते हुए 15 दिनों का एक जो विंडो है उन्होंने सीसीपीए ने दिया है ओला इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा बात करते हैं राइट्स की। यहाँ पे कंपनी को नया ऑर्डर मिला है 148 करोड़ का। ये जो ऑर्डर है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर से मिला है। एक कैंपस प्रोजेक्ट के लिए जो ऑर्डर है वो कंपनी उनके लिए कंप्लीट करेगी। और आखिर में बात करते हैं नायका पी, क्योंकि यहाँ पे भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि मिस्टर निहिर पारिक जो है वो सीईओ थे नायका फैशन सेगमेंट के। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है पर्सनल रीजंस की वजह से, और इसके चलते एक नेगेटिव सेंटिमेंटल इंपैक्ट शायद से नायका में भी देखने को मिल सकता है। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। गौरव, बहुत शुक्रिया। देखिए, खबरों में क्या है कि आप देखेंगे कि रेलवे को ऑर्डर की खबरें आ रही हैं, डिफेंस कंपनीज के लिए भी ऑर्डर की खबरें निकल के आ रही हैं। तो अच्छा, ये सब चीज़ें मिसिंग हो गई थी पिछले 3-4 महीने की बात करें, मिसिंग थी। अब धीरे धीरे 15-20-25 दिन से ये चीज़ें फिर से फ्लेवर में लौट रही हैं, और उसका रिफ्लेक्शन हम शेयर के भाव में देख भी रहे हैं। आगे हम इन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं। अच्छा अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक चर्चा फिर से चलनी शुरू हो गई है अब, चूंकि एचडीएफसी बैंक लगातार चला है, 1850 रुपए के ऊपर के भाव हो गए हैं। क्या एचडीएफसी बैंक और चलेगा? एक सवाल तो ये है, और दूसरी चीज, क्या एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीसी बैंक एक बेहतर बेट होगा? जरा इसका जवाब दे दीजिए आप। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक एक तरफा चला है और मोमेंटम कैचअप करा है। जैसे स्टॉक ने 1800 का लेवल पार किया था कुछ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले,
तो थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, रुक सकता है टेम्पररी, ये शॉर्ट टर्म बैरियर होगा जहां पे शायद 1875 या 1900 के आसपास एक बार थोड़ी सी जो है मुनाफा वसूली है। पर कुल मिला के पॉजिटिव आउटलुक है, तो जिनका नजरिया पोर्टफोलियो के हिसाब से है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग या कम से कम एक महीने का नजरिया, उनको अभी तक बने रहना है। मेरे हिसाब से 1940 एक टारगेट प्रोजेक्शन है विद सपोर्ट ऑफ 1795। तो शॉर्ट टर्म के मौके जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप स्विच ओवर कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की जो आपने बात की है, वहां पे भले प्राइस पैटर्न काफी स्ट्रांग है, अभी तक स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे है। अगर आप गए एक महीने का एक्शन देखें तो बार बार स्टॉक ने कहीं ना कहीं 1340 1350 के एरिया में रेजिस्ट करा है। कल का क्लोजिंग भी 1340 के आसपास है। तो आज हमें देखना है कि आईसीआईसीआई बैंक एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं। कंडीशन है कि 1350 के ऊपर सस्टेन होना है। आज नहीं हुआ या अगले हफ्ते हुआ, जब भी ये ब्रेकआउट हो तो आप बहुत बड़ी तेजी, कम से कम 1450 की एक्सपेक्टेशन बना के चल सकते हैं। तो ये मोर ऑफ अ ब्रेकआउट ट्रेड है। जल्दबाजी ना करें, पहले ब्रेकआउट होने दे डे ट्रेडिंग चार्ट्स पे, उसके बाद ही आप अपना पोजीशन बनाएं। तो कुल मिला के एक रेजिस्टेंस पे आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो अगर चुनाव करना है मुझे दोनों में, तो मैं आईसीआईसीआई के साथ यहाँ से बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा। बेहतर शेयर लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, उसके साथ जाना चाहेंगे अक्षय जी, आपके लिए ये रिकमेंडेशन। रेलवे के लिए जो खबरें आई हैं, कल एक खबर आई है राइड्स को लेकर। आईआईएम रायपुर से उनको 148 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हालांकि पिछले अगर महीने भर का चाल देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न कमा के दिए नहीं है शेयर ने, राइट्स ने। कुणाल जी, आपकी जरा एक बार राइट्स पर भी राय चाहिए, और रेलवे में कोई अगर और शेयर आपको बेहतर लग रहा हो उसके बारे में भी आप गाइड कर दीजिए। डेफिनेटली अभी से जी राइट्स की बात कर लेते हैं। 287 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं टेक्निकल बेस पे कहूँ तो स्टॉक फिलहाल अपट्रेंड में ही है। लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छी खासी ऊपर की मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। रिसेंटली जो बॉटम बना है 267 का, वहीं पे हम एक एसेस मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक 287 का है, सो 287 पे खरीदारी करके चलेंगे। 267 का हम यहाँ पे एसेस मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं हम, तो सबसे पहला टारगेट 302 का है, और 302 जैसे ही क्रॉस होगा 330 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 14 से 15% की मूवमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है जो रेलवे में, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न 2022-23 में दिया हुआ है। उसमें से एक स्टॉक है जहां पे और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक। फिलहाल आप देखने जाओ तो 219 के अराउंड है। एक अच्छा खासा रिवर्सल स्पॉट हुआ है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट स्पॉट हुआ है डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इरकॉन 206 के अराउंड का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 219 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए 206 के एसएल के साथ। 229 229 पहला टारगेट है, जिसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही 229 ब्रेक होगा, ये स्टॉक वन वे हमें 245 तक के लेवल दिखाएगा। यानी कि 11 से 12% की मोमेंटम ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये नज़रिया कुछ एक रेलवे काउंटर्स पर कल हम देखें तो आईटी से काफ़ी भरपूर सपोर्ट था, जहां पर टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स कल अगर हम उनकी क्लोजिंग देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, 2 से 2.5% की तेज़ी के साथ। और साथ ही हमने अपने एक्सपर्ट से भी कल के मॉर्निंग ट्रेडिंग आवर में ज़रूर पूछा था कि आईटी में आपकी कौन सी टॉप बेट रहेगी, तो शायद परसिस्टेंट जो है वो हमारे एक्सपर्ट की टॉप बेट रही। पर अक्षय, आईटी पैक में से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको फिलहाल कौन सा लग रहा है? लार्ज कैप या फिर मिड कैप काउंटर कोई आपके रेडार पे हो तो? जी, तो आईटी एक सेक्टर है जो आप कह सकते हैं एवरग्रीन सेक्टर है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट गए 3 महीने में जितनी बिकवाली हमने बाजार में देखी, आईटी एक ही सेक्टर था जो रेजिलिएंट रहा था और अभी भी काफी स्ट्रेंथ के साइंस दिखा रहा है। तो अगर आपको स्टॉक्स इनमें चुनना है कि यहाँ से और किसमें मोमेंटम आपको ज्यादा मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से टीसीएस एक स्टॉक हो सकता है। एक काफी स्टेबल स्टॉक है, वोलेटिलिटी कम रहती है इसमें। और अगर आपका गए कुछ दिनों में इसका दौर देखे तो रिकवरी अच्छा करा है उसने 4000 के स्तर से। और जो रिसेंट स्विंग हाई था 4600, वो ब्रेकआउट के स्तर पे जा रहा है। तो टीसीएस ये एक बेहतरीन पिक रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप टाइम कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में भी अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करने के हिसाब से भी आप सोच रहे हैं तो टीसीएस के साथ आपको रहना है। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ये दो और दिग्गज शेयर है जिनको आप
के आपको अपने पोर्टफोलियो या मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में रखना बहुत जरूरी है। HCL टेक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रहा है, वापस एक पॉसिबल स्विंग हाई के ब्रेक के कगार पे है। 4508 का क्लोजिंग था और मेरे हिसाब से ये स्टॉक 1924 माफ कीजिए 1924 पे था कल। ये 2000 पार करने की तैयारी कर रहा है। टेक महिंद्रा की बात करें तो सिमिलर प्राइस पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है चार्ट्स में। इसने कल रिसेंट स्विंग जो उसका प्रायर स्विंग हाई था 1750 ये ब्रीच करा है, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इंटैक्ट है। तो TCS, टेक महिंद्रा और ये दो स्टॉक के साथ मैं बाय करने की राय रखूंगा फ्रॉम अ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो TCS और टेक महिंद्रा ये दोनों ही काउंटर्स पर को रेडार पे रखते हैं। यहाँ पर अक्षय की बाय कॉल आती हुई, पर कल के सत्र में देखें तो टाटा पावर एक स्टॉक ज़रूर था जिसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि आज कंपनी जो है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने प्लांट विजिट के लिए ले जा रही है और आमतौर पे अगर प्लांट विजिट अच्छा रहता है, उनको कुछ एक नई चीज़ पसंद आती है, तो उसके बाद हम रिपोर्ट्स भी आते हुए देखते हैं। तो हो सकता है कि मंडे को टाटा पावर पे कुछ रिपोर्ट्स रहें, उनकी कमेंट्री देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर एक बार कुणाल क्विकली आप इस पे चार्ट चेक दे पाएँ तो, क्योंकि कल भी देखे तो डे हाई पे क्लोज होता हुआ नजर आया था टाटा पावर और 400 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की चाल तय कर रहा है। पर कितना भरोसा कर रहे हैं आप इस स्टॉक मूवमेंट पे? पर भरोसा करके जा सकते हैं। कल के जो 200 EMA के ऊपर का क्लोजिंग है, इतना ही नहीं, जो इसका इंटरमीडिएट टॉप था 422 का, उसके ऊपर का भी क्लोजिंग है, इतना ही नहीं। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे जो मल्टीपल सपोर्ट आ रहे थे 401 का, 402 का, वहां का भी सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। जो मल्टीपल इक्वेशन ऐसे है जो स्टॉक के बुलिश फेवर में फिलहाल जा रहे हैं, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल है वो 419 का है। स्टॉक फिलहाल 432 पे है। 419 का हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, 432 पे हम खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हो 442 का है, 442 का है, यानी कि इसका जो रिसेंट का जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 442 वो है। और जैसे ही ये 442 ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी शानदार रैली हमें देखने को मिलेगी जो 460 तक होगी, 460 तक की होगी। तो टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, बुलिश लेवल पे है, खरीदारी करके चलिए 419 के एसएल के साथ। रेडार पे जरूर रखते हैं। 419 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और 442 460 तक जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पर आई हैं रिपोर्ट्स। पूरी लिस्ट के साथ तैयार है हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो शुरुआत करूंगा क्विक कॉमर्स पे लेट रिपोर्ट से। अब मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि HSBC की रिपोर्ट आई है स्विगी पे, लेकिन जब आई है तो प्राइस टारगेट दिया है 550 का। इनिशिएट क्या है कवरेज, होल्ड की सलाह है और इनकी, और 540 पे ऑलरेडी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनका कहना है कि अभी तक पूरी तरह से स्विगी ने उस तरह की डिलीवरी नहीं दी है, यानी फिर परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरह का बाकी कंपनी देती है। पायनियर है बहुत फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, लेकिन जो अर्ली मूवर एडवांटेज इनको मिला था उसको ये कंपनी कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाई है इनफैक्ट, और अब दरअसल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये चल पड़ी है। हालांकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सीवियर है अभी भी स्पेस में। दूसरा है सिटी यूनियन बैंक। एक्सिस कैपिटल ने कवरेज की शुरुआत की है, ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 220 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब 18.5%, 19% के आसपास का अपसाइड वो स्टॉक में दे रहे हैं। अब क्यों, इनका कहना है कि देखिए एक तो बैलेंस शीट अच्छी है, कंजर्वेटिव लेंडर है ये कंपनी, और एसेट क्वालिटी इस कंपनी की अच्छी है, प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुकी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे लोन्स, NII, PPOP, प्रॉफिट में FY24 से 27 तक 10 से 14% के आसपास की ग्रोथ जो है वो ये बैंक डिलीवर करेगा। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। अब बात करते हैं डीवीज की। कल का सबसे चर्चित स्टॉक था, बोफा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है, 6850 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि 30% के CAGR से अभी भी ये कंपनी ग्रो करेगी FY25 से 27 तक, और वो जो डिपेंडेंस है बायोसिक्योर के ऑर्डर पे ज़्यादा नहीं है, और इम्पैक्ट जो CRO बिजनेस का है वो काफ़ी लिमिटेड है, ये इनका कहना है। और साथ ही साथ जो नया केपेक्स ये कंपनी कर रही है खासकर काकीनाडा में, वो कमीशन हो जाएगा मार्च 2025 से, तो वो इसको फ़ायदा देगा। अब आखिरी में बात करते हैं, आखिरी में तो नहीं, इसके बाद और एक है, लेकिन बजाज ऑटो पे बात करते हैं क्योंकि UBS का सेल का कॉल है, प्राइस टारगेट 7900 का है। इनका कहना है कि जो प्राइस कट किए गए हैं, जो ये मान रहे हैं, वो काफ़ी मिनिमम इम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो नवंबर 2024 यानी कि पिछले महीने के फ्रीडम 125 के होलसेल नंबर है वो इनके अनुमान से कम है।
इंडस टावर यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है और 520 के प्राइस टारगेट ये इस पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि वोडाफोन जो है वो Q4 FY25 तक अपने सारे ड्यूज जो है उसको क्लियर कर सकता है। वर्स्ट केस में FY26 तक इसको ये क्लियर करेगा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडस टावर को अपने डेट रिपेमेंट की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कंफर्टेबल लेवल पे है और एक्सेस कैश है इस कंपनी के पास, जो कि ये शेयर होल्डर्स को लौटा सकती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आई हैं रिपोर्ट्स, इन सभी पे चर्चा भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इसके अंदर आज फिर से आप देख सकते हैं एक तेज़ी का दौर। अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी आपको 38 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, लेकिन आज का जो पूरा सेशन है 10 बजे तक का, वो मिस्टर गवर्नर के अधीन है। उसके बाद बाजार अपनी तरीके से कामकाज करेगा। खैर, कुछ ऐसे काउंटर्स पे आ जाते हैं जहाँ पे कल बहुत ही बढ़िया पोजीशंस बनी थी। आज सेकंड राउंड में क्या उनमें तेज़ी आएगी? उसमें से एक शेयर है जोमेटो, कि आज और चलेगा? एक बार कुणाल परार चेक करना, जोमेटो और चल सकता है अभी? काफी अच्छी मोमेंटम जोमेटो में फिलहाल देखने को मिली है और लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जिस दिन से ये स्टॉक की एफएनओ में एंट्री हुई, वहीं से स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम देना चालू कर दिया, ऑल टाइम हाई भी बना लिया है। एंड एज पर द मोमेंटम थियरी, ये स्टॉक यहाँ से और भी अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 299 के अराउंड का क्लोजिंग है। एसएल की बात करते हैं, एसएल थोड़ा सा लंबा आएगा, 279 का एसएल है। टारगेट की बात करते हो, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट 315 का होगा और 315 जैसे ही ब्रेक होगा 333 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी जोमेटो में। ठीक है, डन। अब हम जरा एक और मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। विवेक कारवा मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। विवेक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो रही थी, तो एक चीज़ बहुत साफ समझ में आ रही है कि ये देश का एक बड़ा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफ्रा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आबादी के हिसाब से भी दूसरा बड़ा राज्य है ये, हाँ। और मुंबई के आसपास का जो एरिया है वो अपने आप में गोल्ड माइन की तरह है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस, बिजनेस, ये सब कुछ देखते ही बनता है। एक बार ज़रा बताइएगा सर, जब इस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा होती है, मार्केट में भी चलती है, और एक बड़े राज्य में ऐसा हो रहा हो, तो कितना फ़र्क पड़ता है उससे? ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पे कितने फ़र्क पड़ते हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और सबको सुप्रभात। देखिए, पहले तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है बाजार के लिए स्थिर रूप से चलने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपको समझ लो मिली जुली सरकारें या फिर खिचड़ी सरकार जो बोलते हैं कॉमन टर्म में, वैसे जब सरकारें बनती हैं तो पॉलिटिकल डिसीजंस में आपको 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इफेक्ट होती है। तो आज दुनिया में जो सिचुएशन है, भारत को जीडीपी नंबर्स थोड़े से खराब आए थे, लेकिन उसके बावजूद आज हम लोग सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर इसको डैमेज नहीं करना है तो इसके लिए आपको स्थिर सरकार चाहिए होती है। इनफैक्ट कुछ इंटरव्यूज में मैं बोल भी रहा था कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 13-14% जीडीपी का तो सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। और जो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ये अगर गलत हाथों में चला जाए तो बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ सकती है बाजार के लिए। तो बाजार बहुत इसको कॉशियसली देख रहा था, और मुझे लगता है कि रिजल्ट आने के बाद देख लीजिए, थोड़ा बहुत बाइंग वापस बाजार में आपको देखने को मिली है। तो ये आप उसको भी वैसे भी लिंक कर सकते हो। तो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो पिछले जून में हुआ था, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का एक समझ लीजिए कि जो उड़ता परिंदा था, उसको जमीन पे वापस लेके आए पब्लिक। और अब पब्लिक भी समझ रही है कि कौन ओके है और कौन नहीं ओके है। और ये हम लोग लाइव देख रहे हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, ये तो हम मेरे बाजू में ही है, 300 किलोमीटर के अंदर कर्नाटका है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है, और इसके लिए स्थिरता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाजार इसको पॉजिटिवली ले रहा है। ठीक है, बाजार इसको पॉजिटिवली ले रहा है, और मेरे को लगता है कि जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के अंदर शायद और भी थोड़ा बढ़ेंगे आगे। खासकर मेट्रो की लाइंस जो मुंबई के आसपास बिछाई जा रही है, और जगहों पर भी बिछाई जा सकती है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई का रेप्लिका के तौर पर अलग अलग सिटीज़ में भी इस्तेमाल हों। तो आप थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढिएगा अगर इस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो। आगे चलते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे चर्चा करते हैं।
अक्षय पी भागवत, कल जो मार्केट चल रहा था तो उसके अंदर एक शेयर है सीजी पावर, उसकी अच्छी क्लोजिंग हुई है, जरा देख के बताएंगे और चलेगा आज सीजी पावर? जी तो सीजी पावर की कल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग थी। जो प्रायर स्विंग हाई था अगर आप देखेंगे 770 772 जोन था, उसके आसपास हुआ है। पिछली बार हल्की सी हमने वहां पे बिकवाली देखी थी, जिसके चलते 720-22 तक स्टॉक ने हल्का सा एक डिप दिया था। बट ओवरऑल जिस तरीके का वॉल्यूम बिल्डअप है, स्लोली जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में जो मोमेंटम कैचअप हो रहा है, मेरा मानना है कि अगर आज भी रुकता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवेंचुअली जिस तरीके का बिल्डअप हो रहा है, मेरा मानना है कि स्टॉक शायद शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग पैरामीटर्स में 810 820 का स्तर छू सकता है, तो आपको बने रहना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी विद अ टाइम होराइजन ऑफ 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। कुल मिला के 720 का सपोर्ट और 820 तक टारगेट, ये ट्रेड का सेटअप बनता है सीजी पावर में। ठीक है, एक वरुण बेवरेजेस और चेक कर लो आप सर, वीबीएल। अक्षय जी आप ही चेक करो वीबीएल। जी भारत बिजली, बीबीएल। जी नहीं तो नहीं, वरुण बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस। वरुण वी फॉर जी सर, विक्ट्री वाला। वरुण बेवरेजेस, यस, वरुण बेवरेजेस पॉसिबली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। आपको इसको बारीकी से ट्रैक करना है, क्योंकि गए 7-8 दिन का आप मोमेंटम देखे तो बार बार स्टॉक 610 और 640 ये जोन में काफी स्विंग कर रहा है डे ट्रेडिंग में। तो 640 ये एक कंडीशनल कंडीशन होगा अगर आप ट्रेड टाइम करना चाहते हैं, मोमेंटम खोज रहे हैं, इंट्राडे के लिए मौके ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही 640 पार होगा, मेरा अनुमान है कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपटिक मिल सकता है, जिसके चलते 660 से 675 एक आध 2 दिन में आपको दिख सकता है। तो एक मोमेंटम लौटने के लिए एक्यूमुलेशन हो रहा है, 600 का एक सपोर्ट जोन बिल्ड हो रहा है। अगर आप ट्रेड प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट, तो आपको 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है और 670 तक आपको टारगेट एरिया बना के चलना है वरुण बेवरेजेस। ठीक है विवेक सर, आज मिस्टर गवर्नर क्या बात बोलने जा रहे हैं? क्या आप उनके मुख से सीआरआर कट सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस कितने हैं सर? देखो डिम्पी जी, एक किताब है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो पढ़नी चाहिए कईयों को। और उसमें बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि 99% चांस है और 1% चांस नहीं है, ऐसे भी अगर मैं बोलता हूँ तो हो सकता है कि 99 पहले नहीं आए, पहले 1% आ सकता है। तो ऐसी एक सिचुएशन में कभी भी 50-50% चांस रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि रेट कट नहीं होगा। अब इसका एक दो कारण मैं बोल सकता हूँ। देखो, पहले तो जनरली जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, आरबीआई के पास ब्रह्मास्त्र होता है रेट कट घटाना या बढ़ाना। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है तो रेट कट बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेट कट बढ़ा सकते हैं, और इन्फ्लेशन कम है तो रेट कट घटा सकते हैं। आई मीन बढ़ता है तो रेट कट घटा सकते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। लेकिन आज का अगर आप सिचुएशन देखो दुनिया में, जो जीडीपी नंबर्स है, ठीक है, एक क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर हो सकता है कि आरबीआई पूरा अपना स्टांस नहीं चेंज करे, एक दो क्वार्टर और वो देखने को लिए मतलब देखने के लिए वेट करे। तो जीडीपी आज फिर भी सबसे बढ़िया है दुनिया में। पहली चीज, जो इन्फ्लेशन नंबर है वो आरबीआई के कंफर्ट लेवल में, इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा वैसा कुछ नहीं है जहां पे आरबीआई को पैनिक होना पड़े। और जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है यूएस में और इंडिया में, आज भी यूएस के पास और ज्यादा स्कोप है रेट कट करने का देन इंडिया। तो मुझे लगता है कि इतने जब अब अगर पॉजिटिव्स इंडिया में आज भी अवेलेबल है, तो फिर आरबीआई अपना ब्रह्मास्त्र क्यों फालतू में चलाए। तो मुझे लगता है कि आरबीआई और वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेगा। हो सकता है कि अगले क्वार्टर अगर एक और जीडीपी नंबर खराब आए तो वो लोग करे। तो जैसे मैंने कहा, चांसेस 50-50% है, लेकिन मुझे लगता है कि रेट कट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट एटलीस्ट भारतीय बाजारों में, भारतीय जो मॉनेटरी सिचुएशन है, वो सारा का सारा कंफर्टेबल लेवल्स पे है। और इनफैक्ट आरबीआई डिविडेंड भी सरकार को अच्छा दे रही है, सरकार के पास पैसा ज्यादा है, तो रेट कट क्यों करे। मतलब कट कट करने का कोई ये तो मेरे पास है नहीं रीजन। हाँ ठीक है, आरबीआई के पास अगर और ज्यादा कोई डेटा है उस बेसिस पे कट करते तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होगा। ठीक है, रेट कट होने की संभावनाएं नहीं है, और मतलब बड़ी वजह जो आंकड़ों के लिहाज से वो है महंगाई दर के आंकड़े, क्योंकि हमने देखा था कि 6% की भी ऊपर, 6.25% पर रिटेल महंगाई दर पहुंची थी अक्टूबर में, जो कि 14 महीने का ऊपरी स्तर है। जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का वो है 2% से लेकर 6% के बीच का।
4% वो तो वैसे लक्ष्य है, बट वो ±2% है, तो उसके हिसाब से तो 6% के भी ऊपर चला गया, तो फिर ये एक बीड़ी ज़रूर है आरबीआई के लिए रेट कट के लिहाज से। देखते हैं सीआरआर को लेकर क्या डिसीजन निकल के आता है। लेकिन बाजार में जो तेज़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि फिर से जो ग्लोबल एफआई जो ब्रोकरेजेस हैं उनका भरोसा भारत पर लौट रहा है। दो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की भारत पर स्ट्रेटजी आई है, वो है मॉर्गन स्टैनली और मैक्वायरी। क्या कहा है दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ने, टारगेट्स क्या दिए हैं, कौन से सेक्टर्स को लेकर उनका भरोसा बढ़ रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ हैं। गौरव, बताइए दोनों ब्रोकरेज हाउसेस की क्या है इंडिया स्ट्रेटजी? जी हाँ, तो अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो कहीं पे एक काफ़ी बुलिश व्यू जो है हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने माना है कि कहीं पे आगे जाके इंडिया का आउट परफॉर्मेंस जो है वो हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा इंडिया के ऊपर फोकस ना करना, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इसके बाद मैक्रो स्टेबिलिटी उनको देखने को मिलती है, और अगर हम बात करें डोमेस्टिक फ्लोज की, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये सब फंडामेंटल रीजन्स की वजह से एक सपोर्ट जो है उनको मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अगर रिस्क की बात करें तो ग्लोबल रिस्क जैसे कि है कि स्लो डाउन की रिस्क तो है ही, इसी के साथ हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे आईपीओज इंडिया में आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एक थोड़ी सी रिस्क जो है बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रही है। बट उनका मानना है कि ये जो रिस्क है वो शॉर्ट टर्म रहेगी। अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो इंडिया जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में उनका एक टॉप पिक रहेगा। इसी के चलते हुए इमर्जिंग मार्केट और एशिया पैसिफिक में जो एक की एरिया है वो उन्होंने इंडिया को रखा है। इसके अलावा उनका मानना ये भी है कि 2025 जो है, जो अगला साल रहेगा, वहाँ पे कहीं पे जो पहले हमने देखा था कि टॉप डाउन अप्रोच की वजह से काफ़ी सारे जो आउट परफॉर्मेंस है वो मिल रहे थे, उनका मानना यह है कि 2025 में कहीं पे जो स्टॉक पिकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इसी के चलते हुए कहीं पे इमर्जिंग मार्केट के सेगमेंट में एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट के हिसाब से वो इंडिया को देखते हैं। अगर हम बात करें बीएससी सेंसेक्स की, तो वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू उनकी तरफ से आ रहा है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके 14% का अपसाइड उनको बेस केस में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उन्होंने एक टारगेट दिया है 93,000 का, जो उनका मानना यह है कि बेस केस सिनारियो में ही दिसंबर 2025 तक अचीव हो सकता है। और अगर हम बुल केस के साथ जाए तो ये जो सेंसेक्स है वो 1 लाख भी क्रॉस कर सकता है, ऐसे उनका मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सेक्टर्स की, तो उनका सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो सिक्लिकल्स पे रहेगा, और एकदम आखिरी प्रेफरेंस जो है वो लार्ज कैप पे रहेगा। उन्होंने अगर हम बात करें और सेगमेंट वाइज और सेक्टर वाइज, तो कहीं पे उनका मानना है कि कहीं पे ओवरवेट जो है वो उनका फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सेगमेंट्स पे उनका एक ओवरवेट रेटिंग बना रहेगा, और ओवरऑल जो बाकी सेगमेंट्स है और बाकी सेक्टर्स है वहाँ पे एक अंडरवेट रेटिंग उनका बना रहेगा। इसी के अलावा बात करते हैं मैक्वेरी की, यहाँ पे भी एक बुलिश व्यू जो है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 2025 की बात करें तो कहीं पे एक ग्रोथ मोमेंटम पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर हम बात करें फॉरेन फंड फ्लोज की, तो वो एक रिस्क की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जहाँ पे उनका एक बुलिश व्यू जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसमें आता है TCS, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, डिलीवरी, PFC, और इसके साथ उनका ऐसे भी कुछ व्यूज़ है, ऐसे कुछ कॉन्ट्रा बेट्स उन्होंने लिए हैं जहाँ पे अंडर परफॉर्म है, जैसे टेकहेम हो गया, जोमेटो हो गया, SBI हो गया। तो डेफिनेटली इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू जो है हमें फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्वारी की जो तेजी वाली जो लिस्ट है ना, वो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसमें बड़े स्टॉक्स हैं, TCS, HDFC बैंक, सन फार्मा, इसके अलावा M&M, ये कुछ शेयर्स हैं जो बाजार के वैसे भी काफ़ी जाने माने स्टॉक्स हैं, और हाल फिलहाल अगर हम देखें तो TCS, HDFC बैंक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। गौरव, बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट्स बताने के लिए और दर्शकों को अवगत कराने के लिए कि अच्छे क्या व्यूज़ बन रहे हैं भारतीय बाजारों को लेकर। विवेक जी, आपके पास आएंगे। एक शेयर है डिलीवरी, माफ कीजिएगा, जैगल प्रीपेड, इसको लेकर आपसे जरा राय जानना चाहेंगे। न्यू एज टेक्नोलॉजी जो स्टॉक्स हैं, काफ़ी हम रौनक हाल फिलहाल देख रहे हैं, और ये जो कंपनी है जैगल फिर से 500 रुपये के ऊपर आकर ये कारोबार कर रही है, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास की है। साल भर में पैसे डबल करके दिए हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या यहाँ से भी आपको और तेजी दिख रही है? एक खबर यह है कि हिताची इंडिया के साथ इन्होंने करार किया है। मतलब काफी डेट भी कम किया है, लेकिन आप अगर वैल्यूएशन वाइज आज देखो अभिषेक, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे हिसाब से करीबन 10 के आजू बाजू होगा। तो अगर एक साल में स्टॉक डबल से ज्यादा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है उसी स्पीड में चले। और फाइनली एंड ऑफ द डे ये है BFSI का स्टॉक, और उस सेक्टर में आपको काफी कंपनीज मिल जाएगी जो सिमिलर काम करती है।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश बाइंग की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जिसके पास है वो लोग सतर्क रहे, और जब भी आपको दिखे कि थोड़ा बहुत वीकनेस है उस समय आपको इससे बाहर निकलना होगा। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कोई फंडामेंटली मैं कुछ इस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना रन अप हुआ है उसके बाद इसको यहाँ पे कंफर्टेबली लेना थोड़ा सा मेरे मेरे मन को नहीं भाया। आईपीओ वाले जो निवेशक हैं ना, उनके पैसे तो 3 गुना करके दे दिए हैं ज़ेगल प्रीपेड ने, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत अगर नरमी आती है तो। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि चूंकि भाव काफ़ी चल गया है तो आपको वो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अक्षय जी, एंजल वन कल हमने देखा कि जो भी मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थे, कैपिटल मार्केट से संबंधित सारे के सारे चल रहे थे, बीएसई, एंजल वन, कैम्स, सीडीएसएल। एंजल वन के लिए खबर ये आई कि नवंबर में इनका जो क्लाइंट बेस है वो 2% बढ़ा है। 2% अच्छा खासा होता है। और अगर हम एवरेज डेली ऑर्डर की बात करें उसमें करीब 35-36% के आसपास की ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर नवंबर में। एंजल वन कल की बड़ी तेजी के बाद आप बताइए क्या क्या टारगेट्स होंगे आपकी तरफ से? जी, तो जो ये मार्केट रिलेटेड कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थे, इनमें बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है। एंजल वन की बात करें तो प्राइस चार्ट पर अगर मैं देखूं तो कल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव था, पर जिस स्तर पे क्लोज हुआ है वो एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो अक्टूबर में यही लेवल टेस्ट कर रहे थे 3220, 3240। उसके बाद हमने 2700 तक हल्का सा बिकॉली का दबाव देखा था एंजल वन में। तो मेरा मानना है कि शायद ये डे ट्रेडिंग के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली बन सकता है। तो जिनको नई खरीदारी करना है उनको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया से डील कर रहे हैं। जिनके पास महीने भर के ऊपर रखने की क्षमता है उनको अभी तक बने रहना है। ओवरऑल जो प्राइस टारगेट है, होल्डिंग टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स, मेरे हिसाब से 3700 तक स्टॉक दिख जाएगा। बस डे ट्रेडिंग के लिए मैं कहूंगा थोड़ा आपको सतर्क रहना है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकता है और वापस स्टॉक 3100 तक सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के पोजिशनल बाइंग जारी रखे, इंट्राडे में बाय न करें, ये राय रहेगी एंजल वन के लिए। इंट्राडे में बाइंग नहीं करनी है एंजल वन को लेकर, ये सलाह आपके लिए अक्षय जी की तरफ से। कुणाल जी, पावर स्टॉक्स पर जरा व्यू चाहिए आपसे। कल हमने देखा कि टाटा पावर में अच्छी बाइंग रही, 2% के आसपास की डे हाई पर इसने क्लोजिंग दिया। सीएससी का शेयर चला। टोरेंट पावर में भी हम लगातार मजबूती देख रहे हैं और इसको लेकर अपडेट भी है दरअसल इनके क्यूआईपी में कि जो क्यूआईबी जो अलॉटमेंट हुआ है 1503 रुपए के भाव पर हुआ है और 3500 करोड़ रुपए रेज की है टोरेंट पावर ने। इन तीनों में से टेक्निकल स्ट्रक्चर आपका बेहतर किसका लग रहा है, टोरेंट का, सीएससी का या फिर टाटा पावर का? तीनों में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर फिलहाल टाटा पावर का ही लग रहा है। हम ऑलरेडी देखने जाए तो एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें टाटा पावर में देखने को मिली है। कल के दिन में 200 डीएमए के ऊपर है, वीकली चार्ट पे भी मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है 400 के अराउंड। रिसेंट का जो इंटरमीडिएट टॉप था 424 का, वो भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो इन तीनों में सबसे अच्छा सेटअप फिलहाल टाटा पावर का, ये खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर में देखने को मिल सकती है 445 455 तक के लेवल के लिए। 455 तक के लेवल्स भी यहां से मजबूती की साइड नजर आ रहे हैं। टाटा पावर में मजबूती के साइंस और यहां से तेजी के पूरे आसार। लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के दिन भारतीय बाजार के लिए मिले जुले हैं संकेत, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ही कहेंगे, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई दिखी है। अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड स्तर पर थे, वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़े फिसलते हुए जरूर नजर आए। एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में ही खरीदारी देखने को मिली। कल बैक टू बैक 5th ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, विच इज अ पॉजिटिव। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र क्रेडिट पॉलिसी का दिन, और इस क्रेडिट पॉलिसी के दिन बाजार को 2 हिस्सों में बांट लेना होगा, एक क्रेडिट पॉलिसी से पहले और एक क्रेडिट पॉलिसी से बाद। रेपो रेट कट की उम्मीद कम है, लेकिन सीआरआर कटौती का फैसला संभव है। इसी के चलते बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी और ऑटो, ये सारे के सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। देखिए, खासतौर से इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो लिक्विडिटी के सिनेरियो, ये लिक्विडिटी डेफिसिट के सिनेरियो फेस कर रही है, कंसर्न फेस कर रही है। और 50 बेसिस पॉइंट्स का अगर सीआरआर कट देखने को मिलता है, 50 बेसिस पॉइंट के कट की अगर खबर आती है, जो एंटिसिपेशन है, तो क्लियरली लिक्विडिटी की सिनेरियो जो है वो ठीक होते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट 1.2
लाख करोड़ के कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूजन्स होते हुए नजर आएंगे। इन सारी चीज़ों पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच प्री ओपन सेशन में अगर देखें 24,700 के इर्द गिर्द बाजार खुलने की तैयारी करते हुए हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा जुड़ गई हैं। उनका स्वागत करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। 21 अक्टूबर के बाद पहली दफा ऐसा हुआ जब कल हमने 24,700 के पार क्लोजिंग देखी है। शिवांगी, आज कैसे देख रही हैं बाजार खुलने से पहले संकेत, मार्केट पर आपके सेंटिमेंट्स और साथ ही आपके ट्रेड्स? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आपकी एनर्जी में ही मार्केट्स की बुलिशनेस की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि स्विंग्स काफी है, बट ओवरऑल सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रांग है। लोअर लेवल से काफी एक स्ट्रांग पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है कोई भी लेवल्स पे। और हमने कल देखा कि काफी ब्यूटिफुली स्टॉक इंडेक्स ने जो है अपना एक हर्डल के ऊपर क्रॉस किया है और अच्छी तरह से ट्रेड किया है। क्लोजिंग भी काफी स्ट्रांग हुई है। जिस तरह से हमने पुट कॉल रेशियो को इंक्रीज होते हुए दिखा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि कॉल राइटर्स अनवाइंड हो रहे हैं और पुट राइटर्स अपना बेस स्ट्रॉन्गर बनाते जा रहे हैं। तो कुल मिला के तेजी की ही संभावना है और हम यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति ही अप्लाई करेंगे नेक्स्ट 25,000 25,200 के लिए। ऑफ कोर्स हम थोड़ा आज पॉलिसी के चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी को भी गॉज करनी पड़ सकती है। सपोर्ट के तौर पे 24,500 का एक लेवल जो है वो अहम रहेगा। बैंक निफ्टी क्योंकि आज पॉलिसी है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम इसमें भी देखेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लगातार पिछले 4 दिनों से भी हम देख रहे हैं हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। वीकली बेसिस पे काफी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं कि प्लेस्ड है ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी देखा है हमने। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव जो देखने को मिला है पूरे एक हफ्ते में बैंक निफ्टी में, वो काफी पॉजिटिव है और अपसाइड 54,000 54,250 तक के लेवल्स लेके जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट के तौर पे 53,250 का एक लेवल जो है वो हम ध्यान रखें। आज जो पसंदीदा काउंटर है वो रहेगा मेरा SBI। ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल 860 को सरपास किया है। काफी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक जो है वो पूरा इंडेक्स में टेलविंड देखते हुए मिल रहा है। और इस दिसंबर सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि SBI में कम से कम 3.25% के ओपन इंटरेस्ट जो है वो एडिशन हुए हैं लॉन्ग साइड में। तो कुल मिला के अच्छे यहाँ पे बेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको हम नोटिस करें 900 के टारगेट्स के लिए और 845 के एक स्टॉप के साथ। तो चलिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में शिवांगी का भरोसा है इस वक्त। और इनफैक्ट शिवांगी, आपका सुझाया हुआ स्टॉक इंडियन होटल्स कल बाजार में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। दिन के उच्चतम स्तर पर यहाँ पर भी हमने ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे। इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ पैनल पर। आदित्य, गुड मॉर्निंग, आपसे भी बातचीत करेंगे, मार्केट पर आपका स्टांस भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची जानने का वक्त है। मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ अब जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न स्टॉक्स लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं आज 9 के नवरत्न कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक की, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सिडरीज, कैनरा रोमेको एसेट मैनेजमेंट और कैनरा HSBC एसेट लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे उनको डाइवेस्टमेंट के लिए RBI की तरफ से मंजूरी मिली है और इसी के चलते हुए IPO की तरफ ये बैंक जो है वो प्रोसीड करेगी। इसके अलावा बात करते हैं एडलवाइस फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इसकी भी एक सब्सिडरी जो है EAAA इंडिया अल्टरनेटिव, इन्होंने भी DRHP फाइल किया है। इसके अलावा बात करते हैं टोरेंट फार्मा की, कंपनी ने फिलहाल में ही 3,500 करोड़ रेज किया है QIP के चलते हुए और ये जो इशू प्राइस है वो जस्ट 3.4% डिस्काउंट पे है फ्लोर प्राइस के। और इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ऑर्डर भी देखने को मिला है। सबसे पहले आता है GRSE, कंपनी को एक्चुअली पहले ही ऑर्डर मिला था 8 वेसल्स का, उसमें से 4 वेसल्स का ऑर्डर रिसेंट में मिला था और इसमें से जो 2 वेसल्स सेकंड वेसल है उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो है वो चालू करेगी। अभी ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो 108 मिलियन का है 8 वेसल्स के लिए। इसके अलावा जैगल पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। हिताची इंडिया की तरफ से उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ब्लिंक कमर्शियल कॉमर्स की तरफ से उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी फिलहाल में ही मिला है। इसके अलावा राइट्स पे भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी को IIM छत्तीसगढ़ की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू जो है 148.25 करोड़ होने वाली है और इसके चलते इन सब स्टॉक्स में नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन हमें देखने को मिला और मैनेजमेंट चेंज देखने को मिले। तो सबसे पहले आता है ओला इलेक्ट्रिक, जैसे हमें पता है कि 10,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स आए थे और इसके ऊपर CCPA ने उनको एक नोटिस भेजा था कुछ दिनों पहले। अभी CCPA का मानना यह है कि कहीं पे उनको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके लिए
उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिनों में ओला इलेक्ट्रिक को उन्होंने परमिशन दी है, जिसमें ये 15 दिनों में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ओला इलेक्ट्रिक को देनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं नायका की, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है। जो CEO थे मिस्टर निहिर पारेख, जो नायका फैशन के CEO थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और आज से ही ये रेजिग्नेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। लास्टली बात करते हैं कुछ ऐसा स्टॉक जो ब्रोकरेज की तरफ से एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। उसमें आता है सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि एक्सिस कैपिटल ने अभी बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 220 रुपये का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे ROA जो वो सस्टेनेबल रहेगा और आगे जाके लोन बुक में 14% का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में 10% का CAGR ग्रोथ जो है अगले 3 सालों में देखने को मिल सकता है, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेजेस के दम पे आज के ये 9 रत्न रहेंगे जहाँ पे हमारी नज़र जो है वो ज़रूर बनी रहेगी। 9 शेयर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, गौरव ने आपको बता भी दिए। अब जरा आदित्य अग्रवाल का स्वागत करते हैं, उनसे फटाफट से उनके शेयर पता कर लेते हैं। आदित्य, मार्केट खुलने वाला है, अपने शेयर्स बता देंगे प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। 2 बाई कॉल रहेगा मेरे तरफ से। पहला है महिंद्रा। बहुत ही शानदार एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अप मूव दिखा रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 3210 का लगाना है, स्टॉप लॉस 3000 का। दूसरा इन्फोसिस IT खेमा बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स तो मुझे बहुत लग रहा है कि शानदार मूव दिखाएंगे यहाँ पे, तो इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2070 का टारगेट और नीचे स्टॉप लॉस 1850। ओके ठीक है, आप IT पे अभी भी बुलिश है काफ़ी। इन्फोसिस आपकी लिस्ट के अंदर आ रहा है और M&M भी आपने बताया एक शेयर। खैर 21 पॉइंट बढ़त के साथ आज निफ्टी खुल सकता है, पहला टिक वही आएगा। थोड़ा लैकलस्टर हो सकता है क्योंकि 24,800 हमने गैप के साथ पार नहीं किया, सामने 24,800 है। हाँ, लेकिन उसके बाद हम पॉलिसी के अधीन हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 9:15 से लेके 10 बजे तक शायद पॉलिसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट को रेंज में रखे। 10 बजे क्या अनाउंसमेंट होती है, CRR कट आता है कि नहीं आता, उसको लेकर चर्चा होगी। और ये 0.5% नहीं 0.25% है। और ये निफ्टी बैंक में करीब 30 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी बैंक थोड़ा और डल हो सकता है आज, और अगर ये CRR कट नहीं आता तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करा सकता है, प्रिपेयर रहिएगा। 53,500 का स्टॉप है इसके अंदर और 53,800 और 54,000 आज का एक रेंज रह सकता है। आते टॉप गेनर्स पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है, 1 रुपया ऊपर बकायदा। HDFC 8 रुपये नीचे खुल रहा है, ये एक और शेयर है। इसके अलावा जो टॉप काउंटर्स हैं निफ्टी 50 के, पहले मैं वो जरा बताता हूँ आपको। ट्रेंड खुलेगा आज 1% ऊपर, सिप्ला, बजाज ऑटो, इनमें सब आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। तो जो भी शेयर्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इन सभी के अंदर कुछ ज़्यादा बढ़त तो नहीं है, बट हाँ पौने 1% तक की बढ़त है। ट्रेंड, सिप्ला, बजाज ऑटो, ये निफ्टी के काउंटर्स हैं। इसके अलावा HDFC बैंक, पावर ग्रिड, ये कुछ कमज़ोर काउंटर्स हैं जो 0.5% नीचे खुल रहे हैं। निफ्टी के इतर जो शेयर्स हैं उसमें एक मदरसन सुमी के नाम से एक शेयर है, 1.5% ऊपर। कैनरा बैंक, BSE 1.5% ऊपर। इंडस टावर 1.5% ऊपर। और जहाँ पे कमज़ोरी है वो टाटा केमिकल्स होगा, और कफोर जो है, और साथ ही सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, ये शेयर्स 1% नीचे खुल रहे हैं। कुल मिला के आज मार्केट की शांत ओपनिंग हो रही है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। मार्केट शायद आराम से ही काम करेगा आज, पहले 10 बजे तक देखेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरी उम्मीद में शायद ही CRR तक आए, देखते हैं फिर भी क्या होता है। 24 पॉइंट की बढ़त के साथ पहला टिक आप देख ही रहे होंगे। अब इस समय बिल्कुल फ्लैट है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाल निशान में एक बार पहले जा चुका है। ये कल भी गया था, परसों भी गया था, लेकिन उसके बाद ये स्पीड पकड़ता है और उसका काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता है। लेकिन फिलहाल अभी आप निफ्टी बैंक को हल्के से दबाव पे देख पा रहे हो। 53,500 बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको अगर बचा लेता है तो मार्केट में वैसी कोई दिक्कत नहीं। 53,500 जाने पर फिर पॉलिसी चाहिए ही चाहिए होगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा ऊपर आना इसके लिए हल्का हल्का मुश्किल होता जाएगा। 1450 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ है, डिक्लाइन 450 शेयरों का है। रेशो तो अच्छी है, 1:3 की रेशो में भी हम काम कर रहे हैं। एज सच कोई प्रॉब्लम मेरे को अभी तक तो नहीं दिख रही है। मार्केट में जैसा आंकड़ा चाहिए वैसे ही आंकड़ा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप फ्यूचर वाला भी एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना तो वहाँ पे भी आमने सामने खड़े हैं। करीब 70 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे लॉन्ग बन रहा है और करीब 70 ही शेयर ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्ट भी बन रहा है। तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में कामकाज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 10 बजे ये पूरा पैनल जो हमारे साथ 10 बजे से पहले जुड़ जाएगा वो नीचे आप टिकर पे भी देख पा रहे हैं। अब आते हैं जरा टॉप गेनर्स काउंटर्स पे। मार्केट को आज थोड़ा लीड कौन करवा रहा है, कौन चला रहा है। जैसे मैंने कहा मदरसन सुमी, कैनरा बैंक, ट्रेंड, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में थोड़ा ठीक लग रहे हैं। सिप्ला के अंदर भी करीब 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। BSE अब 3% ऊपर हो चुका है। टाटा पावर, इंडस टावर ये करीब 1% अभी ऊपर है।
एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है IOC, वो भी करीब आज 1% शुरुआत में ही ऊपर है। इसके अलावा रिट्स एक सरकारी कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई है 4% ऊपर। BSC ऑलरेडी 3% ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, और एक ब्लू स्टार के नाम से कंपनी है 2 से 2.5% ऊपर है। आज साल का हाई टेस्ट करने वाले में से पिरामिड एंटरप्राइजेज है, सिटी यूनियन बैंक है, लॉरस लैब है और साथ ही आनंद राठी भी आज साल का हाई टेस्ट करने वाले शेयर्स में से एक बना। आज जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें एंजल वन टूट गया आज 2% नीचे, HGB टूटा, साथ ही कैनफिन होम्स में भी आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये कुछ एक शेयर्स जहाँ पे आज प्रेशर है। कोचिन शिपयार्ड भी आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है 2-3 दिन के बाद, और आज पतंजलि और TCS में भी आधे % तक की गिरावट है। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंस गया है, अब ना टूटेगा ना बढ़ेगा, आप 7-8 पॉइंट में झूलते ही रहेंगे और यही आपको भी दिख रहा है। रेशियो अभी भी 1:2 की बरकरार है। एज सच कुछ है नहीं भी मार्केट में। ओपनिंग आज जैसी पोलाइट और शांत ओपनिंग चाहिए थी वैसे ही शांत और बिल्कुल सधी हुई ओपनिंग आज मार्केट की हुई है। अब जैसे जैसे पॉलिसी की तरफ हम बढ़ेंगे, अनाउंसमेंट्स को होगा, ध्यान रखिएगा विक्स अभी भी हाई है, 14+ है, तो 400-500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी देखेगा भी नहीं। थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है बाज़ार में, जैसे अभी शिवांगी भी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं, ना ही हमको भी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। अभी थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो आ सकती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2% इंडिया विक्स बढ़कर अभी ये 14.82 पे चल रहा है, यानी कि नियर टू 15 है। 15 के ऊपर आते ही और पॉलिसी में अगर CRR कट नहीं आया तो बाजार 100% प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर से आपको बता देता हूँ, आया हुआ पैसा प्रॉफिट बुक ज़रूर करो। ये आपको खुद से करना है। कोई भी एनालिस्ट, कोई भी RM आपका पैसा बुक नहीं करवाएगा। वो बता तो सकता है खरीदने से पैसा बन सकता है, लेकिन पैसा बुक करना वो आपके अपने हाथ में है। ट्रेंड, बजाज ऑटो जैसे कुछ एक शेयर्स, HDFC, M&M, ये कुछ एक शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है, और जहाँ पे कमज़ोरी है वो टाटा मोटर्स और सिप्ला L&T है, जो भी आप निफ्टी के हीट मैप पे देख पा रहे थे। ये आपके सामने फिर से निफ्टी का वो हीट मैप है, जैसे लास्ट ऑफ TCS और सबसे ऊपर ट्रेंड। दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट दोनों का डाइवर्जेंस देखिए कितना अलग अलग है। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो ICICI बैंक आज ऊपर है, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन, SBI और फेडरल बैंक के अंदर आज आधे % तक की गिरावट है। HDFC भी शुरुआती लाल निशान में है। IT में आज थोड़ा सधा हुआ काम हो रहा है, रेंज का काम हो रहा है। कल जैसे थोड़ा एग्रेशन आ गया था, एज सच आज कोई बहुत एग्रेशन अभी है नहीं। ये FMCG भी है, बहुत ही सिलेक्टिव होकर इसमें भी आप काम करना, और ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि FMCG से कुछ भागा जा रहा है। और हाँ, मेटल्स में से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, कुछ पुल बैक आपको मिल जाएगा। सीरीज़ के जब मिडल में आप पहुंचते हो ना तो मेटल काउंटर्स ठंडे हो जाते हैं। थोड़ा फ्यूचर्स वाले मेटल काउंटर्स पे आप कैलकुलेट होके आराम से देख के काम करना। बजाज ऑटो में पुल बैक है 1 से 1.5% का, टाटा मोटर्स आधा % नीचे। ये कुछ एक ऑटोस का भी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, मिड कैप स्मॉल कैप भी स्क्रीन पर आएगा, नोटिस कर लीजिएगा। 18 पॉइंट की गिरावट है और 56 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है। और ये कुछ भी नहीं होगा, ये साइडवेज है, लेकिन मार्केट में अगर CRR आएगा तो नया हाई लाएगा, अगर CRR नहीं आया तो नया हाई नहीं आएगा। फिलहाल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आ सकती है, लेकिन ज़्यादा डैमेज मार्केट को शायद ना करे। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने सौदे रखेंगे। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और आदित्य, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? पिछली ऑटोज में ही थोड़ी बहुत खरीदारी है, तो मुझे लग रहा है ऑटोज के साथ ही स्टिक करना चाहिए और बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि डिम्पी जी भी कह रहे थे जब तक कि पॉलिसी नहीं आ जाती है तब तक। तो हीरो मोटो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2 व्हीलर स्पेस में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो। तो महिंद्रा मैंने शो के स्टार्ट पे बताया था, तो वो एक ट्रेड अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है उसमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। आपको अप मूव दिखेगा। दूसरा काउंटर हीरो मोटो, जैसा मैं कह रहा था, उसमें खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। 4800 का टारगेट लगाया और नीचे में स्टॉप लॉस इनको लगाना है 4600 का। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी सृष्टि मुझे लग रहा है हीरो मोटो में खरीदारी करनी चाहिए।
ऑलराइट, तो हीरो मोटोकॉर्प में आज खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और कुछ एक ऑटो काउंटर्स भारी पिटाई के बाद जो है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प आदित्य के रेडार पे है। पर इसके अलावा अन्य कुछ काउंटर्स में देखें तो बजाज ऑटो भी लगभग 1.5% का रीबाउंड यहां पर आप देखेंगे। एस्कॉट्स कुबोटा थोड़ा सा मजबूत है। तो धीरे धीरे करके कुछ पिटे हुए ऑटो स्टॉक्स फिर से मोमेंटम ज़रूर पिकअप कर रहे हैं। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से हैं आपके ओपनिंग ट्रेड्स और कोई अपडेट है शिवांगी तो वो भी दीजिएगा। शिवांगी, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। जी बिल्कुल सृष्टि, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है ट्रेंड। तो पिछले सीरीज से अच्छा रोल ओवर्स यहाँ पे हम देखे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। वीकली बेसिस पे पिछले 4 हफ्तों से एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनते हुए शुरू हुए हैं। तो अच्छी बेस के बाद स्ट्रेंथ बिल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो काफी एक पॉजिटिव रुझान रख रही है स्टॉक के लिए। स्टॉक का एक हर्डल हुआ करता था करीबन 7050 के आसपास, उसको सरपास करके अब वो एक अहम सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो ये एक अच्छी रोल रिवर्सल देखने को मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 7450 तक के टारगेट्स के लिए और 7000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो ये मेरी रहेगी प्रेफर्ड पिक मॉर्निंग के लिए। ऑफ कोर्स पॉलिसी का हम इंतजार करेंगे, थोड़े बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट रहेंगे मार्केट्स में, बट ओवरऑल अच्छी बात ये है कि सपोर्ट्स को भी मार्केट काफी अच्छी तरह से इंटैक्ट रख रहा है और अच्छी तरह से हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है। तो थोड़े लाइट रहे पॉलिसी तक, उसके बाद एक स्टांस लेना अच्छी रिस्क रिवॉर्ड की साइन रहेगी। ऑलराइट, तो ट्रेंड यहाँ पर फिलहाल पसंद आ रहा है, साथ ही अपना व्यू भी दिया। पर शिवांगी, मैं आपका और साथ ही चंदन का को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग कई समय से जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स थे शिवांगी, BSE CDSL खास तौर से मुझे ध्यान है कि आप लोग कई समय से जो है इन काउंटर्स पर पॉजिटिव थे। पोजिशनली भी जब भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि थोड़े बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं ये स्टॉक्स, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पर आप लोग स्टिक किए थे अपने पॉइंट पे कि यहाँ पर आपको खरीदारी ही करनी है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूव है शिवांगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को ही। और साथ ही शिवांगी, एक बार क्विकली अपना व्यू भी दे दीजिए कि BSE आज फिर से जो है करीब 2% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, CDSL में भी मोमेंटम है। आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं ये काउंटर्स को? धन्यवाद सृष्टि। तो जिस तरह से हमने कन्विक्शन दिखाया, आई एम श्योर काफी दर्शक जो है इसका लाभ भी उठाए हैं। PSE पोजिशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी फिलहाल इसने एक फ्रेश ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दिया है। बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करते रहे। ये एक मस्ट हैव है पोर्टफोलियो में और बिल्कुल इसमें हमें बने रहने चाहिए। इन लेवल्स पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि और हायर जोन्स की तरफ अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इमीडिएट बेसिस पे तो अगर हम बात करें तो 5600 तक के लेवल्स है, बट पोजिशनली अगर हम बात करें तो 6500 तक के लेवल्स के लिए भी हम इसमें वेट कर सकते हैं पेशेंटली। स्टॉप लॉसेस जरूर आगे की तरफ ट्रेल करते रहे और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखे और जरूर एक एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर में अपना पोजीशन रखे। That's a very bold and साथ में ही confident call I would say शिवांगी। So clearly 5600 के immediate targets, so उसके बाद 6500 तक के टारगेट्स भी नज़र आ सकते हैं BSE लिमिटेड में। एक्सचेंज एंसिलरीज में खास तौर से हमने कल एक्शन देखा और वो एक्शन आज भी BSE लिमिटेड के काउंटर पर बरकरार है। ट्रेंड की जब हमने बात की, NSE इंडेक्स का जो रीजेक हुआ था उसमें ट्रेंड और BEL दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 50 में एंटर होते हुए दिखे और इसके ठीक सामने डिविज लैबोरेटरीज और LTI माइंडट्री जो है वो एक्सक्लूड हुए थे। ट्रेंड के साथ साथ BEL, आदित्य एक राय BEL पर भी आपकी जानना चाहेंगे न्यूज़ फ्लोज के चलते, और साथ ही इन दिनों काफ़ी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं जिसके चलते पूरा सेगमेंट ही फोकस में है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में क्या राय होगी आपकी? बनता है यहाँ पे डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आज का जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा गिरावट देखने मिल रही है, तो ऐड करें पोजीशन को, फ्रेश एंट्री ले। नीचे 307 का अच्छा सपोर्ट है और मुझे लग रहा है स्टॉक 340 के लेवल्स को 2 से 3 हफ्ते में टेस्ट करेगा और उसको अगर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 360 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। 2 सेगमेंट या 2 सेक्टर्स जिसमें वापस से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, एक है डिफेंस और दूसरा है रेलवे, और मुझे लग रहा है कि आने वाले
वाले दिनों में आपको ये दोनों ही सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग देखने मिलेगी। बजट तक एटलीस्ट हो सकता है कि इन दोनों ही सेगमेंट में और सेक्टर्स में अच्छी बाइंग हो और अच्छा खासा अप मूव 10 से 15% का देखने मिल सकता है आपको। तो उसमें एचएएल है, बीईएल है, मझगांव डॉक है, अगर हम डिफेंस की बात कर ले, और अगर हम रेलवे की बात कर ले तो इरडा और इरकॉन और ये सभी स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हैं। डिफेंस और रेलवे, आदित्य सही कहा आपने। इनफैक्ट पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज के चलते भी ये स्टॉक्स फोकस में रहे और आने वाले दिनों में भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जब देखने को मिलेंगे तो डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्पेसेस पर खास तौर से नज़र होगी। और जब डिफेंस की ही बात कर रहे हैं हम, शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस स्पेस से जुड़ी कंपनी गार्डन रीच पर भी एक नज़र होनी चाहिए। शिवांगी, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। शुरुआती तेज़ी ज़रूर देखने को मिली और इस वक्त गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में तेज़ी जो है वैसे तो इंटैक्ट ही नज़र आ रही है। स्टेट रन कंपनी है, कंपनी की कुछ खबरें आ रही हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं फॉर डेडवेट टॉनेज और साथ ही मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जिसके चलते आज एक न्यूज़ फ्लो और उसका रिएक्शन। टेक्निकली चार्ट चेक आप लीजिए। हाँ जी, टेक्निकली अगर हम यहाँ पे तो एक वीकली बेसिस पे पिछले 21 हफ्तों के एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद नेगेशन देखने को मिली है और यहाँ पे एक्शन अब शुरू होते हुए दिख रही है। एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिल रहा है, बेस काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है, तो यहाँ से एक डाउनसाइड मूव नहीं है। यहाँ पे स्टॉक स्टेबलाइज होते हुए दिखा है, बट अपसाइड के लिए फॉलो अप थोड़ा मिसिंग है और थोड़ी बहुत और मेहनत लगेगी स्टॉक को चलने में। सो अगर पेशेंट है तो होल्ड करे 1850 और पोजिशनली थोड़ा 1900 तक के लेवल्स के लिए, बट स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखे 1750 का, बट स्लो एंड स्टेडी काउंटर है। ठीक है। मार्केट में जहाँ पे आज ठीक पॉलिसी से पहले कुछ कुछ पोजीशंस जहाँ पे बन रही है लॉन्ग साइड की, ज़रा वो रखने की कोशिश करते हैं। एक बार ज़रा शेयर्स दिखाना। एनसीसी दिखाओ ज़रा, 2 से 2.5% ऊपर होना चाहिए एनसीसी। एक बार शिवांगी आप इस आदित्य आप चेक करो एक बार ज़रा एनसीसी। अच्छा लग रहा है मुझे डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी फ्रेश कर सकते हैं हम। ऊपर में 322 का एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 332 का पहला आएगा, दूसरा 340 का रहता है और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 312 का, तो 312 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर के लेवल्स में आपको 340 तक टेस्ट करते हुए दिखेंगे। ठीक, आज शेयर चल ज़रूर रहे हैं फ्यूचर्स की लिस्ट के अंदर भी मेरे को दिख रहे हैं, बट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है। आज से 2 दिन पहले तक जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कई शेयर शुरू में तो 25-25, 30-30% का बन जाता था, आज वो शेयर नदारद हैं। आज सबसे ज़्यादा जिस शेयर में ओपन इंटरेस्ट बना है वो यही शेयर है एनसीसी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आदित्य आपको बता रहे हैं, उनको भी ठीक लग रहा है। ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का सूचक है। एक बार दिखा सकते हो इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी, अब तो फ्यूचर्स के रेट आ रहे होंगे आपके पास। एनसीसी दिखाना। हाँ, एक और शेयर भी है, हालांकि उसमें बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ प्राइस एक्शन आ जाएगा क्योंकि धीरे धीरे वॉल्यूम आ चुका है पीछे। वो है इंडिया मार्ट। एक बार शिवांगी आप इसको चेक करेंगे। इंडिया मार्ट पे आपकी कॉल क्या है? ड्रॉप करना चाहे ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। बिल्कुल, ये पूरे स्पेस में हमने देखा है कि थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंसेस रहा है पिछले लगभग 3-4 महीनों से, और मेरी यहाँ राय रहेगी कि यहाँ पे हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें, बिकॉज स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। फंसने से बेहतर है कि थोड़ी और कंफर्मेशन आए फिर हम एंटर करें, तो ड्रॉप करने की राय रहेगी, वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। मार्केट एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रहा है जैसे सबकी कैलकुलेशंस थी कि 10 बजे तक का मार्केट अलग तरीके से चलेगा और 10 बजे के बाद बाजार अलग हो जाएगा। मिस्टर गवर्नर की वेट हो रही है। आप देखो निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, 2.5 पॉइंट 2.5 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। खैर एनी हाउ, इंडिया विक्स इस समय 3% ऊपर आ चुका है। इंडिया विक्स ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि आज वॉलेटाइल सेशन ज़रूर होने जा रहा है, क्योंकि 15 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और बैंक निफ्टी भी 34-35 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं है। इसके लिए 200-250 पॉइंट आज माफ़ हैं। 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी के लिए आज माफ़ है। ये तो आप अपने आप मान के ही चलना आज कि इतना स्विंग तो बेसिक दिखाएगा। आज में आपको ये 54,000 भी दिखा सकता है, और आज में अगर सब कुछ ख़राब हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो ये 53,000 भी दिखा सकता है, 700 पॉइंट भी जा सकता है नीचे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। हालांकि हम चाहते नहीं कि दोनों लेवल्स में से कोई भी एक लेवल आए, मार्केट शांति से निपटा दे इसको, वो ज़्यादा बेहतर है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक दोनों ही आज दिग्गज अब साइडवेज होने जा रहे हैं। ये एक 9 रुपये नीचे है और एक 5 रुपये नीचे है। अगर आप अडानी ग्रुप के भी शेयर्स देखेंगे पूरी तरह से साइडवेज है, कोई एग्रेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, सभी शेयर 1-1, 2-2 रुपये ऊपर नीचे, 1-1, 2-2 रुपये ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये मार्केट का पैटर्न बताने के लिए बहुत है। दूसरा, अगर आज वैसे आप चेक कर रहे होंगे, अगर आप मार्केट को भी चेक कर रहे होंगे तो स्ट्रक्चरली जैसे मैंने आपको बताया आज ओपन इंटरेस्ट वाला बिल्डअप भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है। NCC दिखाना एक बार, थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था NCC का कि सबसे ज़्यादा बिल्डअप वाला शेयर यही है। अब 3.5% हुआ है 2.5% से, 1% ये बढ़ा है शेयर। NCC दिखाना, वापस स्क्रीन पे दिखाओ, जल्दी जल्दी फायर करते जाओ। और एक और शेयर है CSE, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ये भी एक बार पता कर लेते हैं। ये NCC अब देखिए 3.25% हो गया, थोड़ी देर पहले 2% पूछा था, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला शेयर था। आदित्य जी ने आपको राय दी थी कि उनको ठीक लग रहा है। अब आओ CSE पे, आदित्य ज़रा CSE भी चेक कर लो। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसमें बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं जितना NCC में था। कर रहे हैं डिम्पी जी, क्योंकि अपमूव हम देखेंगे तो 4 दिन से लगातार इसमें एक अपमूव आ रखा है। 200 का एक रेजिस्टेंस है, तो आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो आप 200 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखें। फ्रेश एंट्री मैं अभी अवॉइड करूंगा, या तो 200 के ऊपर देखूंगा या फिर क्लोज टू अबाउट 192 देखूंगा। रहने की राय, अगर पोजीशंस है उसे इंटैक्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। बस चंद मिनट बचे हैं RBI पॉलिसी की महाकवरेज शुरू करने से ठीक पहले, और इस वक्त अगर आप देखेंगे जैसे कि हमने आपको बताया कई सारे स्पेस जैसे ऑटो, रियल्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में रहेंगे, लेकिन बाजार में बड़ी रेंज में कामकाज, काफ़ी रैशनली मार्केट इस वक्त रिएक्ट करता हुआ आप देखेंगे। इवेंट से ठीक पहले एक रैशनल अप्रोच, उसके बाद सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, गवर्नर साहब की पॉलिसी के टेक्स क्या होंगे, उसके ठीक बाद बाजार में कोई सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना चाहिए बाजार को और देखना चाहिए कि किस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। FMCG, मेटल, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, ये कुछ स्पेसेस हैं, और साथ ही PSU बैंक जहां पर आप देखेंगे कि मोमेंटम जो है वो बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। फॉर अ चेंज आज हम देख रहे हैं FMCG कंजम्पशन थीम भी है, जहां पर कामकाज जो है कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। ITC के स्टॉक प्राइस को एक बार देखना चाहिए, वहां पर एक मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर देखें, शिवांगी, नेस्ले इंडिया में भी आधे से 1% तक की मजबूती हम अब तक देख चुके हैं। कंजम्पशन थीम डू यू थिंक बिल्टअप होगी अब आगे इन नियर फ्यूचर? मानसी, अगर कंजम्पशन और FMCG पूरे ही पैक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरी ये राय रहेगी कि हमने इसमें पिछले लगभग 3 महीनों से म्यूटेड परफॉर्मेंसेस देखे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी बिल्टअप हुए हैं कुछ अहम स्टॉक्स में। तो पूरा स्पेस जो है थोड़ा लैकलस्टर है। हालांकि शिवांगी, अब आपको रोकना चाहेंगे। देखिए लाइव विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं। RBI गवर्नर जो है पॉलिसी कवरेज और पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करने के लिए तैयार होते हुए, और RBI के हेडक्वार्टर्स में यहाँ पर इस वक्त आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं। बस चंद मिनटों में हमारे सामने कवरेज शुरू होती हुई दिखेगी। RBI गवर्नर साहब की कमेंट्री आपके सामने होंगी, और साथ ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज और CRR पर्सपेक्टिव पर इन्फ्लेशन को लेकर करंट सिनेरियो में जिस तरह की फूड इन्फ्लेशन के स्टांस आते हुए देखने को मिले। इन दिनों हमने जो डेटा देखे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस देखे, GDP के स्टांस देखे, सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त जब पॉलिसी स्टेटमेंट बाहर आएगा तो इन सारी चीज़ों पर गौर किया होगा, और उसके बाद RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये ताज़ा अपडेट्स लिए होंगे, ये ताज़ा डिसीजंस लिए होंगे। बस कुछ ही मिनटों में ये सारा का सारा आपके सामने होगा। इस बीच बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे 53,510 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड करता हुआ, लाइक आई सेड बिल्कुल रैशनल है। एक इवेंट से ठीक पहले जिस तरह से इंडेक्सेस बिहेव करने चाहिए उसी तरह से बिहेव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडिकेटर है, यहाँ पर करीब 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंसर्न है, लेकिन ये कंसर्न क्या छटते हुए नजर आएंगे बस आधे घंटे में। पॉलिसी के ठीक बाद बाजार की तस्वीर कुछ और हो सकती है, और इसी पर नजर रखनी होगी। बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर नज़र रखें, रियल एस्टेट पर नज़र रखें, और साथ ही आप देखेंगे कंजम्पशन से जुड़ी थीम, क्योंकि GDP के जिस तरह के स्टांस आते हुए दिखे, पिछले दिनों CPI के जो डेटा आते हुए देखने को मिले, फूड इन्फ्लेशन सिनेरियोज जिस वक्त बनते हुए दिख रहे हैं, इन इकोनॉमी में लिक्विडिटी के कंसर्न्स जो हैं, ये सारे के सारे कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए दिखेंगे RBI गवर्नर। शिवांगी, आप प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक मूव जैसी रिकवरी जो है वो नहीं नजर आ रही है। पर मेरी फोकस यहाँ पे मैं शिफ्ट करना चाहूंगी गेल पे। ये एक काफी अच्छा स्टॉक है जो कि एक अच्छा
ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा रहा है यहाँ पे। आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बैठ रहे हैं स्टॉक में। तो 220 तक के टारगेट्स के लिए आप गेल को नजर रखिए 205 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, गेल पर एक नजर रखनी है। स्टॉप लॉस 205 का 220 तक के मेजर टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 1.25% की तेजी। आदित्य, क्विक राय आपसे बैंक्स फाइनेंशियल्स पर जानना चाहेंगे, चाहे फिर वो छोटी मझौली बैंक्स हो या फिर लार्जर प्लेयर्स हो। पिछले दिनों हमने देखा एचडीएफसी बैंक में किस तरह के रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। ऑफकोर्स न्यूज फ्लोज भी रहे जिसके चलते एचडीएफसी बैंक जो है लगातार फोकस में रहा। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लार्जर प्लेयर्स एज वेल एज मिड कैप बैंक्स को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए और तेज़ी बरकरार रहेगी यहाँ पे। अब अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात कर लूँ, स्टार्ट करते हैं पीएसयू बैंक से। हमने देखा था कि काफ़ी लंबे अरसे से स्टॉक्स चले नहीं थे और एक कंसोलिडेशन हो रहा था, इन सब में करेक्शन भी देखने मिला था हमें। अगर मैं कैनरा बैंक की बात कर लूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लूँ, एसबीआई की बात कर लूँ, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो रैली है वो पीएसयू बैंक्स लीड करेंगे। और हमने वो देखा भी है पिछले एक हफ्ते में कि पीएसयू बैंक्स रैली लीड कर रहा है। और मुझे लग रहा है अगर आज के न्यूज़ फ्लो के बाद अगर रेट कट नहीं आती है, करेक्शन देखने मिलता है, तो पहला खेमा जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए वो पीएसयू लौट रहेगा। उसके बाद अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो बिल्कुल निफ्टी 50 में मुझे लग रहा है 2025 कुड बी दैट ईयर जहां पे एचडीएफसी बैंक कुड बी द बेस्ट आउट परफॉर्मर विद इन द निफ्टी 50 स्पेस। और इसमें आपको 2200 से 2300 के लेवल्स अगर आप देखोगे तो 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको आज देखने मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड इसमें बिल्कुल बनानी चाहिए। अगर नीचे की तरफ आपको 1800 का डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए और ऐड कर सकते हैं पोजीशन को। 1750 तक का अच्छा सपोर्ट रहेगा इसमें। अब अगर हम एनबीएफसीज की बात कर ले तो उसमें मुझे लग रहा है बजाज ट्विंस, उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्मेंस किया है। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है दोनों ही स्टॉक में, बजाज ट्विंस और बजाज फाइनेंस। अच्छा मौका है यहाँ पे, अगर थोड़ी गिरावट देखने मिलती है तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाए। क्वाइट कंस्ट्रक्टिव हूँ दोनों ही स्टॉक्स में। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे 15 से 20% का मूव देखने मिल सकता है। और अगर हम छोटे बैंक्स की बात कर ले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक के मानसी बहुत अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर और एक अच्छा मूव देखने मिला है। तो आने वाले दिनों में सिटी यूनियन बैंक एक ऐसा बैंक रहेगा जो मेरे रडार पे है और कहीं ना कहीं 220 से 230 के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट आदित्य, बड़ा ही ब्रीफ लेकिन सदा हुआ जवाब आपने सारे के सारे बैंकिंग प्लेयर्स पर दिया। शिवांगी, वुड नीड योर व्यू ऑन रियल एस्टेट एज वेल, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पॉलिसी से ठीक पहले रियल एस्टेट इंडेक्स या रियल एस्टेट सेगमेंट में हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। वॉलिटिलिटी ही कहेंगे, डाउन ट्रेंड नहीं। और साथ ही स्क्रिप्ट्स अगर देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा, मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। कैसे देखेंगे? बिल्कुल, थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे, पूरे ही स्पेस की अगर हम बात करें, सारे ही स्टॉक्स मोस्टली। बट अगर हमें चुनना है तो कंपैरेटिवली रेजिलेंट जो स्टॉक है वो ओबेरॉय रियलिटी का होगा। और ये अपने लगभग पिछले 25 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आया है। थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस जरूर देखने को मिल रही है आज, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लेवल्स के लिए प्लेस्ड है। ये स्टॉक है जो रडार पे रखिए। 2250 तक के लिए ये तैयारी कर रहा है और 2070 के एक स्टॉक के साथ। पर नजर है शिवांगी की। रियल एस्टेट प्लेयर्स पर भी फोकस रहेगा पोस्ट दी क्रेडिट पॉलिसी। लेकिन बीईएमएल के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। अच्छी मजबूती, आधे से 1% तक की। आदित्य, स्टेबल ऑर्डर इनफ्लोज पिछले दिनों भी हमने देखे और आगे भी अगर देखें बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स बीईएमएल के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं। ऑर्डर फ्लोज के चलते कंपनी काफ़ी फोकस में रहती है। ऑलमोस्ट 0.5 to 1% ऑफ गेन्स आज। इसमें खरीदारी करनी चाहिए और पोजिशनल ट्रेड लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, एक फ्लैट पैटर्न देखने मिल रहा है। 4400 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसमें, 4380 से 4400 का। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है 4800 से 5000 के लेवल्स दिखाएगा मानसी स्टॉक। तो हड़बड़ाए ना, इसमें पोजीशन बनाए, ऐड करे 4400 के ऊपर, 4200 का स्टॉप लॉस लगाए 200 पॉइंट नीचे का, और आपको कम से कम इसमें 4800 से 5000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है इसमें, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी बाकी स्टॉक्स के लिए भी। खैर मार्केट्स पूरी तरह से, जैसे मैंने आपको कहा, एक रेंज के अंदर ही है। अभी भी आप देखो 4 पॉइंट ही है सिर्फ निफ्टी के पास, और बैंक निफ्टी के पास आपके पास सिर्फ 28 पॉइंट की गिरावट है। बाजार खुलते से ही ये पॉइंट्स है और उसके बाद से किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। बड़े शेयर तो सुप्त अवस्था में चले गए। बिल्कुल आज शांति पसरी हुई है मार्केट के अंदर। 2 दिन के एक्शन के बाद जैसे सुनामी आती है और सुनामी के बाद कैसे शांति हो जाती है, कुछ वैसे ही अभी मेरे को मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। लेकिन 10 बजे के बाद वॉलेटाइल सेशन फिर से हो सकता है।
देखते हैं क्या होता है। हालांकि वो सब कुछ एक ही वर्ड पे आधारित है, वो है CRR। मिस्टर गवर्नर क्या बोल रहे हैं, शायद मार्केट वो ऐसा नहीं सुनना आएगा। मार्केट को कुछ चाहिए, और इन्फ्लेशन बोलोगे तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर आप ग्रोथ बोलोगे या उसमें CRR कट बोलोगे तो फिर चाहिए। भले ठीक है, ये हमारा भी पोल ये कहता है कि 20% ही लोग हैं, लेकिन कई बार पोल ठीक भी हो जाता है 20% वालों का भी। आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रही है। ध्वनि नमस्ते। कल तो आपके ताबड़तोड़ हिट्स रहे कॉल, मार्केट का एनालिसिस भी कल ज़बरदस्त था। आज के ऑप्शंस का ट्रेड क्या है आपका? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो भारतीय एयरटेल में रहेगा। इसका अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे आपको सबड्यूड बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। इंट्राडे चार्ट्स के अंदर भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एट द मनी 1620 की कॉल ऑप्शन जो है उसको खरीद के चलना है। 34 रुपीज के प्राइस पे इसको खरीदे। टारगेट इसका 50 का रहेगा। स्टॉप लॉस 26 का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 7,600 और नुकसान 3,800 तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड आपके लिए हो गया कि तो भारतीय एयरटेल 1620 की स्ट्राइक है, 34 रुपये का रेट है। और ध्यान रखा जाए, ये जो कॉल है ना, इसका पॉलिसी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए पॉलिसी प्रूफ वाला ऑप्शंस का ट्रेड है। ये भी अच्छा किया कि आपको ध्वनि ने ऐसा ही सौदा चुन के दिया। 50 रुपये तक का टारगेट है, स्टॉप लॉस 26 का। 2 लॉट भी लेंगे तो ठीक ठाक कैलकुलेशन 15,000 रुपये की बन जाएगी। ये एक लॉट की कैलकुलेशन लिखी हुई है, 7,500 रुपये का प्रॉफिट है टारगेट लगने पर, और स्टॉप लॉस लगने पर करीब 3800 तक का लॉस है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर। ज़्यादातर लोग डेरिवेटिव्स में इसलिए पैसा खोते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, लीवरेज का ज़्यादा बेनिफिट होता है, और भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हैं भाव की बजाय। तो इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ से बचिएगा, नहीं तो आप भी उसी 10 में से 9 लोगों में से काउंट हो जाएंगे। खैर, पूरी तरह से एक रेंज में का मार्केट है। कुछ शेयर्स में और चेक कर लेता हूँ, अगर शीट में कुछ बन रहे होंगे तो। जैसे मैंने कहा ना, शुरुआत में ही मेरे को तो कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप वाला शेयर जहाँ पे कुछ दम नज़र आ रहा हो। एक और शेयर है, एक सरकारी कंपनी, काफ़ी दिनों बाद वो मेरे को दिखी, और वो फ्यूचर का भी पार्ट है वैसे, बाय द वे बता दूँ, वो है NHPC। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना, NHPC। आदित्य, एक बार ये शेयर देखना, ये दोनों भाई आए हुए हैं फ्यूचर्स में, SJVN और NHPC भी। NHPC बढ़िया आज चल रहा है, ऑलमोस्ट डेज हाई भी है, बिल्डअप भी ठीक है, चलेगा क्या? और दोनों ही स्टॉक्स में बाइंग भी हो रही है डिम्पी जी। मुझे लग रहा है थोड़ा एक रेजिस्टेंस इसका 8450 पर है। वहां तक का एक अप मूव तो डेफिनेटली है। अगर 8450 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो फ्रेश एंट्री मैं जरूर लेना चाहूंगा इसमें। और ऊपर में टारगेट्स फिर लंबे आते हैं इसमें, 87 से लेके 90 तक के टारगेट्स आएंगे, और नीचे में स्टॉप लॉस फिर हमको 84 का लगाना है। बट एक खाली ये कैविएट रहेगा कि 8450 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने का वेट करें। और जैसा कि आपने कहा SJVN, उसमें मुझे लग रहा है कि बेटर बिल्डअप चार्ट्स के बेसिस पे तो लग रहा है मुझे कि अच्छा बिल्डअप बन रहा है इस पे। खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी। 125 के टारगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं इमीडिएटली, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 117.50 का। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स आपके स्क्रीन पर आप और आते हुए दिखे। मैं जरा एक शॉर्ट का काउंटर भी चेक करवा लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी लॉन्ग साइड पे देखना है। अगर मार्केट में कहीं भी प्रेशर आया तो थोड़ा काउंटिंग भी होगी। 1 मिनट जस्ट दीजिएगा। इसके अंदर मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा कैनफिन होम्स में सतर्क रहिएगा। ये बैंकिंग काउंटर है और इस पॉलिसी का इम्पैक्ट वाला भी है। शिवांगी, एक बार आप चेक करेंगे कैनफिन होम्स, ये करीब 1.5% नीचे है। अगर कहीं इसकी वीकनेस ज़्यादा हो रही है तो ज़रा काउंट करवा के बता दो। अगर वीकनेस नहीं है ज़्यादा तो फिर हम छोड़ भी देंगे। कैनफिन होम्स की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा है कि नेचर काफी स्विंग्स वाला रहा है। इनफैक्ट हायर जोन्स पे जाके वापस हमने देखा है कि एक रिजेक्शन देखने को मिला है स्टॉक में हर बार स्टॉक जब रिकवरी के मोड पे आया है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डाउनसाइड भी कैप नजर आ रहा है। 800 का एक इमीडिएट लेवल है जो टूटते हुए नहीं नजर दिख रहा है। सो 800 का एक लेवल हम डाउनसाइड के लिए देख सकते हैं। पर स्टक इन अ रेंज है। ओवरऑल अपसाइड या डाउनसाइड दोनों का ही व्यू हमें यहाँ पे प्ले आउट करने की संभावनाएं नहीं लग रही है।
ओके ठीक है, कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब आप भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, पॉलिसी आने वाली है, आपके भी काफ़ी सारे पीएमएस अकाउंट्स होंगे जिसको आप मैनेज कर रहे होंगे। आदित्य हम आपको भी थोड़ा छुट्टी दे रहे हैं, आप भी अपने अकाउंट्स वगैरह सब देखिए, मैनेज कीजिए, क्योंकि पॉलिसी का इम्पैक्ट देखो 14.5-15 का विक्स है, कुछ तो करेगा ही, ऐसे शांति से तो बैठेंगे ही नहीं हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।